वहाँ यूएसए में बैठकर मार्क जकरबर्ग मेटा चला रहे हैं। यहाँ बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि हाँ यही है सोशल मीडिया, पर आप ये कह रहे हो कि एक अलग सोशल मीडिया का कॉन्सेप्ट हो सकता है जो अब तक डेवलप नहीं हुआ। अब तक डेवलप नहीं हुआ। कल जाकर अगर आप अपने दोस्त के साथ पेप्सी की बात कर रहे हो, फिर आपको पेप्सी का ऐड दिखाया जाता है इंस्टाग्राम पर। आपको पता नहीं कि अरे यार मैं अभी बात कर रहा था, ये कैसे होगा? ऐसे हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। इन 2020s अडल्ट फ्रेंडशिप्स आर डिफाइंड बाय, फिर किसी के इंस्टाग्राम डीएम दिखाए गए जहां एक दोस्त दूसरे दोस्त को मीम्स भेज रहा है और फिर दूसरा दोस्त पहले वाले दोस्त को मीम्स भेज रहा है। डैंक मीमर स्पॉटेड। क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ये डिसाइड करते हैं कि इस क्रिएटर को ज्यादा बूस्ट करेंगे या उस क्रिएटर को कम बूस्ट करेंगे? आपको लग रहा है कि ये इंस्टाग्राम और एक्स पर हो रहा है कि अगर लोग खुल के बात करें तो फिर उन्हें रोका जाता है? बिल्कुल हो रहा है। गेम ये है कि मैं आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बता दूंगा, आप उसके नेगेटिव इफेक्ट्स बताइए। इंस्टाग्राम, ग्लैमर, लिंक्डइन, वेरी प्रोफेशनल, रेडिट इज वंडरफुल, एक्स। आज के पॉडकास्ट पर भारत के एक लीडिंग टेक एंटरप्रेन्योर पीयूष कुलश्रेष्ठ, जिन्होंने एक भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया है। मैं मानता हूं कि एज इंडियंस हमें भारतीय टेक प्लेटफॉर्म्स को सपोर्ट करने की जरूरत है। प्लीज ये पॉडकास्ट एंड तक देखिए। ये भी जानिए कि जितने भी अमेरिकन प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हो, चाइनीज प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हो ना, डेफिनेटली आपको अपनी लाइफ में एंटरटेनमेंट मिल रही है, फायदे मिल रहे हैं, पर इन चीजों के डाउनसाइड्स भी होते हैं। जब हम सोशल मीडिया यूज करते हैं उसकी भी एक डाउनसाइड होती है। इस पॉडकास्ट में सोशल मीडिया के बारे में जानिए, पीयूष भाई के बारे में जानिए, और इनका खुद का भारतीय टेक प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है खुल के ऐप। खुल के ऐप के बारे में जानिए। ये मेरी रिक्वेस्ट है, भाई की रिक्वेस्ट है कि प्लीज जाकर खुल के ऐप को चेकआउट कीजिए, एक भारतीय टेक एंटरप्रेन्योरशिप स्टोरी को सपोर्ट कीजिए। पर पहले टीआरएस के ये बहुत ही स्पेशल एपिसोड को कंज्यूम कीजिए और पूरी इंफॉर्मेशन, पूरी डेटा डाउनलोड कीजिए। पीयूष भाई से बहुत बढ़िया बिजनेस कॉन्वर्सेशन है ये। पीयूष सर का स्वागत है। वहां यूएसए में बैठकर मार्क जकरबर्ग मेटा चला रहे हैं। यहां आप पहले एंटरप्रेन्योर हो जो सोशल मीडिया में कुछ कर रहे हैं, एक सोशल मीडिया ऐप बना रहे हैं। आपने ऑनेस्टली मेरा सपना चुरा लिया है, पर दैट्स ओके, आई सपोर्ट यू। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन द सक्सेस। पर मैं ये भी जानना चाहूंगा कि भारत के इंटरनेट इकोसिस्टम में क्या हो रहा है। कहा जाता है कि मुकेश अंबानी ने बहुत कुछ किया है भारत के इंटरनेट के लिए, बहुत सारे लोगों ने अभी इंटरनेट यूज करना स्टार्ट किया है, पर 500 मिलियन और भारतीय इंटरनेट को यूज करने वाले हैं जी। तो पहले तो सर ये बताइए कि आप कैसे हो, और फिर हमें ये बताइए कि देश कैसा है। मैं बहुत बढ़िया हूँ, बहुत खुश हूँ। एक हद तक सक्सेस का एहसास कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो सक्सेस के माइलस्टोन्स हैं उसमें मुझे लगता है कि 2 माइलस्टोन्स हमने कवर कर लिए। एक माइलस्टोन तो ये कि हमारे भारतीय बच्चों की टीम ने बैठ के 20 साल से, सोशल मीडिया का बिजनेस आज 20 साल से चल रहा है जी। 20 साल से भारत के लोग ही बाहर जाके ये सारी टेक्नोलॉजी बना रहे थे, बट भारत नहीं बना रहा था। तो आज 20 साल से जो क्षेत्र हमारा छूटा हुआ था, उस पर हमारे भारत के बच्चों ने, यंगस्टर्स ने मिलके इतनी सारी टेक्नोलॉजी जो है वो क्रैक करके भारत को दे दी जी। तो मैं सबसे पहले तो ये जो माइलस्टोन हमने कवर किया बहुत खुश हूँ, और बड़ा सक्सेस का एक एहसास इसमें मुझे होता है। दूसरा जो है, मैं असल में ऑलमोस्ट 7 साल से इस एरिया में मेहनत कर रहा हूँ। वी वर द फर्स्ट इंडियन वेंचर इन दिस एरिया। इस एरिया में मतलब सोशल मीडिया के स्पेस में कुछ बनाने की कोशिश कर रहा था। तो जितनी मैंने स्ट्रगल देखी है, वेंचर शुरू किया, कुछ बनाया, बनाने में बड़ी डिफिकल्टी हुई, बंद कर दिया, क्योंकि बंद तो गया लेकिन फिर डिसरप्शन नहीं दिख रहा था, फिर रीस्टार्ट किया, तब तक लेकिन टेक्नोलॉजी बदल गई। हम लोग जो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे कॉन्वर्जेशनल सोशल मीडिया के स्पेस में, वहाँ पे कुछ और वेंचर्स भी आ गए, तो फिर हमारे को उसके आगे का काम शुरू करना पड़ा।
तो ये सब कुछ करके जो 7 साल की जर्नी के बाद जब आप एक लॉन्च की स्टेज पे पहुंचते हैं और उसके बाद लोगों को इसके बारे में पता चलता है और वहाँ से जो क्यूरियोसिटी आती है और कई लोग इंटरेस्ट दिखाते हैं, तो जो आपकी दुनिया खुलती है और जैसे खुल के की दुनिया खुल गई हमारे लिए, तो वो जो मैं इस समय एहसास कर रहा हूँ, वो जो अनुभव है मेरा, वेरी वेरी हैप्पी। ओके, रील्स और शॉर्ट्स को लेकर मैं कुछ चीज़ें कहना चाहूँगा, क्योंकि इतनी सारी बातें कर ली। अभी टिकटॉक सोसाइटी में घुस चुका है, टिकटॉक कल्चर एज इन शॉर्ट कंटेंट का कल्चर सोसाइटी में घुस चुका है। बिल्कुल। मेरे एक बहुत करीबी दोस्त है, उनके साथ मैं हमेशा हेल्थ के बारे में बात करता हूँ और मेंटल हेल्थ भी। तो मैंने उनसे कहा कि यार मैं जिम कर रहा हूँ, मेडिटेशन कर रहा हूँ वगैरह वगैरह, पर एक बहुत बुरी आदत है मेरी कि अब मैं रील्स और शॉर्ट्स बहुत वक्त तक देखता हूँ। तो उसने कहा कि ये तेरी बुरी आदत नहीं है, ये अब सबकी बुरी आदत बन चुकी है। सही बात। इंस्टाग्राम पर मैंने हाल ही में एक मीम देखा था कि इन 90s अडल्ट फ्रेंडशिप्स वर डिफाइंड बाय, और फिर एक फोटो दिखाई गई है जहां बहुत सारे दोस्त एक साथ बैठकर खाना खा रहे हैं या चिल कर रहे हैं। इन 2020s अडल्ट फ्रेंडशिप्स आर डिफाइंड बाय, फिर किसी के इंस्टाग्राम डीएम दिखाए गए जहां एक दोस्त दूसरे दोस्त को मीम्स भेज रहे हैं और फिर दूसरा दोस्त पहले वाले दोस्त को मीम्स भेज रहे हैं। ये नई अडल्ट फ्रेंडशिप्स है। सही बात है ये। और मीम्स कहाँ से निकले? शॉर्ट से, रील से वगैरह, या क्लिप्स भेज रहे हैं। तो ये हमारे जनरेशन की एक रियलिटी है कि शॉर्ट्स और रील्स रहेंगे, ये मैं मानता हूँ। पर मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि मैंने खुद के रील फीड और शॉर्ट फीड को थोड़ा क्यूरेट किया। अगर मुझे गंदा कंटेंट दिखाया जाता है, वो बहुत ज़्यादा फनी भी हो सकता है, मुझे ह्यूमर चाहिए, पर अगर क्रिंज कंटेंट या नेगेटिव कंटेंट दिखाया जाता है तो मैं नॉट इंटरेस्टेड डाल देता हूँ उसमें। और मैं खुद एल्गोरिदम को अफेक्ट करता हूँ कि यार प्रिय एल्गोरिदम, प्लीज़ ऐसा कंटेंट मुझे मत दिखाओ। और उस वजह से मुझे आजकल बहुत अच्छे रील्स और शॉर्ट्स दिखाए जाते हैं, या तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होते हैं जहाँ नॉलेज होती है, या तो जिस प्रॉब्लम को मैं फेस कर रहा हूँ मेरे लाइफ में एट दैट पॉइंट, उस प्रॉब्लम का सल्यूशन मुझे रील्स और शॉर्ट्स में बहुत बार मिल जाता है। बिल्कुल। जो एट दिस स्टेज ऑफ माई लाइफ इमोशनल प्रॉब्लम्स है, करेक्ट, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, मैं थेरेपी के लिए जा रहा हूँ, मुझे उस थेरेपी को भी हेल्प करना है मेरे शॉर्ट्स और रील्स के थ्रू, और वो हो रहा है कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि ये मेरे लाइफ का एक पार्ट बनने वाला है। बिल्कुल। दैट्स ऑल यू कैन डू। मुझे ये CTA डेफिनेटली कहना था ऑडियंस के लिए, क्योंकि हर कोई अभी रील्स और शॉर्ट्स यूज कर रहा है। करेक्ट। कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल, मैं कहना चाहूँगा। मैं कहता हूँ कि आप वापस से वही कह रहे हैं कि यूज केस, कंटेंट बनाने वाला, वो शॉर्ट वीडियोस बनाने वाला व्यक्ति, उसका यूज केस क्या बना रहा है। तो कंज्यूम करने के लिए, जैसे आपने कहा कि आपने अपनी चॉइस रखी, लोग भी चॉइस रखना चाहेंगे, लेकिन कितनों को पता है कि मैं जाके नॉट इंटरेस्टेड का बटन कहाँ दबाऊं? राइट? तो प्रॉब्लम यहाँ पर जो है वो ये है कि फीड जो आती है वो कांस्टेंट है और वो इनडिस्क्रिमिनेट है जी। यूज़र की उसमें हार्डली कोई चॉइस है, और मैक्सिमम यूजर्स को पता नहीं है कि कहाँ से इसको बंद करें। और जो अच्छा कंटेंट है वो बहुत सारे बेकार के कंटेंट पे बीच में कहीं दबा हुआ है। अगर आप वो बेकार का कंटेंट कहीं साफ कर सको तो आपको अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। अच्छे कंटेंट के यूजेस हैं, उसके क्रिएटर्स भी हैं, और अगर उनको हम ऐसा स्पेस दे सकें जहाँ पर बाकी सारा डिस्ट्रैक्टिंग कंटेंट जो है ना हो, प्लेटफॉर्म खुद से जिम्मेदारी ले, मैं किसको मोनेटाइज कर रहा हूँ ये मेरी एज ए प्लेटफॉर्म जिम्मेदारी है। मैं इनडिस्क्रिमिनेटली जस्ट बिकॉज व्यूज़ आ रहे हैं, उस पर टाइम स्पेंड हो रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो सारे मैं डेटा मैट्रिक्स लगा के उसको अगर मोनेटाइज कर रहा हूँ, पर कंटेंट की क्वालिटी की जिम्मेदारी अगर मैं नहीं ले रहा हूँ, तो फिर प्लेटफॉर्म जिम्मेदार है उसमें। ठीक। आपने एक और बात कही थोड़ी देर पहले, वो थी डेटा की, कि चाइना को हमारा डेटा मिल रहा है। बहुत रिस्की इशू है ये, लेकिन इसका समाधान बहुत कम है, क्योंकि उससे ऐसा नहीं है कि चाइनीज़ लोगों को ये नहीं पता कि इंडिया की साइकोग्राफिक्स क्या चल रही है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पर्चे फेंकते थे, प्लेन गुजरता था किसी एक एरिया में, उन्होंने पैम्फलेट्स का पूरा एक डंप जो है वो डाल दिया। वो कहते थे प्रोपेगेंडा हो रहा है, और उसमें एक जनरल बात लिखी होती थी। समझिए कि हिटलर के अगेंस्ट आपने कुछ कहा तो हिटलर के बारे में 10 बातें आपने लिख दी और लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी। अब इन्फॉर्मेशन ओवरलोड इतना हो चुका है कि उससे अकेले बात नहीं बनेगी। अब वो आपको बिल्कुल सर्जिकल तरीके से
साइकोग्राफिक एनालिसिस करके दे विल फीड यू। और ये केसेस हम देख चुके हैं, कैम्ब्रिज एनालिटिका का जो पूरा स्कैम आया था, वी अंडरस्टैंड दैट वेरी वेल। और वो पॉलिटिकल यूज़ में ही लिया गया था, यानी कंट्रीज़ की डेमोक्रेसीज को बर्बाद करने का काम, लोगों की चॉइसेस को डिस्कार्ड करने का काम जो था, वो इस पर्टिकुलर एक्टिविटी में हो रहा था जी। आपको साइकोग्राफिकली स्टडी कर लिया गया और उसके बाद आपको उसी तरीके से फीड देके आपके ओपिनियन को जो है कंट्रोल करने का काम चल रहा था। मतलब अमेरिका में जो इलेक्शंस हुए थे, कहा जाता है कि जिस इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप जीते थे वो एक्चुअली रशियन हैकर्स ने अफेक्ट किया था लोगों के साइकोलॉजी को। बिल्कुल, कि यार डोनाल्ड ट्रंप अच्छे हैं, उनको वोट दीजिए, क्योंकि रशिया को ये पता था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ गए तो तबाही होगी अमेरिका में। पॉसिबल वो ऐसा मानते थे, हुआ या नहीं वी डोंट नो रियली। लेकिन 2012 में कैम्ब्रिज एनालिटिका ने ओबामा के लिए किया है ना, तो सबसे पहला जो यूजेज था सोशल मीडिया का फॉर पॉलिटिक्स वाज बाय ओबामा इन 2012 एंड कैम्ब्रिज एनालिटिका वाज डिप्लॉयड एट दैट टाइम। ये पूरे सिचुएशन को समझाया। बिल्कुल। तो ये हुआ ये कि लोगों को छोटे छोटे एप्स दे दिए इंटरेस्टिंग, जैसे फाइंड आउट हु यू आर, साइकोलॉजिकल गेम्स, मर्डरर हो, ये हो वो, फिर आप क्या करते हो, उसको शेयर करते हो, वायरल हो जाता है। वहाँ से बहुत सारा जो आपका बेसिक पर्सनल डेटा है, कॉन्टैक्ट डेटा है, वो इतना मैटर नहीं करता एक्सेप्ट फॉर मे बी सम हैकर ऑफ सम काइंड। जो लोग आपको साइकोग्राफिकली इफेक्ट करना चाहते हैं वो इसी तरह की चीज़ें करेंगे और वो आपसे इंफॉर्मेशन लेंगे। अब जो ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ तो पॉलिटिकल चर्चा ही हो रही है, तो आपको वो गेम थ्रो करने की भी ज़रूरत नहीं। ऑल यू हैव टू डू इज कि व्हाट दिस पर्सन इज सेइंग, यू कलेक्ट द व्यूज़ एंड देन ऑन दैट बेसिस यू डिसाइड। सो ईदर द एल्गोरिथम विल चेंज और द कंटेंट बीइंग थ्रोन टू दिस पर्सन, उसको आप बदल दीजिए, राइट। अब यहाँ पर इंडिया में जो है 2019 के चुनाव के लिए कैम्ब्रिज एनालिटिका वाज कमिंग इन। उस समय आपको याद होगा कि 18-19 में बहुत बवाल हुआ इस विषय पे और फिर कैम्ब्रिज एनालिटिका को बंद कर दिया गया, राइट। इंडिया में किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर ऐसा इल्ज़ाम लगा था कि वो उसको एंगेज करने जा रहे थे या एंगेज कर लिया था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। आप इसको रोक सकते हैं क्या? बट जब लोग खुद ही आके कुछ बातें कहना चाहते हैं, वो तो चाहते ही है ना कि लोगों को, दुनिया को मेरे बारे में ये पता चले। आप जब अपना एक पर्टिकुलर टाइप का फोटो या अपने बारे में जो पहले बड़ी प्राइवेट इंफॉर्मेशन होती थी उसको आज आप पब्लिकली कह रहे हैं, तो फिर आप तो उसको दिखाना ही चाहते हैं, आप तो शेयर करना ही चाहते हैं। तो उससे आपको बचाना किसी के लिए भी बड़ा डिफिकल्ट है। इसमें प्लेटफॉर्म भी कुछ ज़्यादा कर नहीं सकता, क्योंकि आप उसको कह रहे हैं, वो पब्लिक कंजम्पशन में है, कोई ना कोई कहीं ना कहीं उसको जो है कलेक्ट कर रहा है। जहाँ तक डेटा के कंप्लीटली इंडियन बेस में होने का क्वेश्चन है, तो ये टेक्नोलॉजी वाले लोग मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छे से जानते हैं कि अभी तो दिल्ली बहुत दूर है इसमें। इंडिया में अभी अपने खुद के डेटा सेंटर्स बनना शुरू हुआ है, रूट सर्वर्स इस्टेब्लिश होना शुरू हुए हैं। तो इंटरनेट का जो टोटल गेम है, इस पे तो अभी बेस लेवल की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उस पर काम भी नहीं हुआ है। जैसे लाइव स्ट्रीमिंग होती है, तो लाइव स्ट्रीमिंग में एक एनकोडर यूज़ होता है। वो एनकोडर पूरे विश्व में 2 ही हैं। अभी खुलके की टीम ने ये चैलेंज लिया है कि एक बार प्रोडक्ट थोड़ा सा इस्टेब्लिश हो जाए, हमारी टीम जो है भारत के लिए, भारत का अपना खुद का पहला एनकोडर बनाने की कोशिश करेगी, पहल करेगी। ये एनकोडर नेसेसरी है आप जो लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं उस डेटा की प्राइवेसी के लिए। मतलब जो 2 एनकोडर्स अभी यूज हो रहे हैं, HEVC, AVC, तो ये जो हैं US के हैं। मतलब शायद US गवर्नमेंट आपके डेटा को एक्सेस कर रही है अभी करती भी। है। ओहो, ओके। मतलब जो भी हम व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं एक दूसरे को, इंस्टा पर DMs भेजते हैं हमारे गर्लफ्रेंड्स को, US गवर्नमेंट सब कुछ देख रही है। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब जो 2 एनकोडर यूज हो रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। हाँ, लाइव स्ट्रीमिंग जहाँ पे भी हो रही है, वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है जहाँ पे भी, वहाँ पे अमेरिकन एनकोडर्स यूज़ होते हैं। बहुत लाइकली है कि अमेरिकन गवर्नमेंट इन एनकोडर्स को ब्रेक कर सकती है। बेसिकली ये थोड़ा इंजीनियरिंग लॉजिक है, आम जनता को समझाता हूँ। अगर एक एनकोडर यूज़ किया जाता है, एक एनकोडर एक ताले की तरह होता है। मतलब जो भी मैसेजेस आप भेज रहे हो, जो भी फोटोज आप भेज रहे हो, वो एनकोडेड होते हैं।
तो एक हैकर उस ताले को तोड़ नहीं सकता, पर अगर आपके पास उस ताले की चाबी है फिर आप तोड़ सकते हो। आप सजेस्ट कर रहे हो ये कि शायद यूएस गवर्नमेंट के पास वो चाबी है उस ताले नहीं, मैं की? सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये इस्टेब्लिश फैक्ट है वाओ। जो कि मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जो लोग टेक्नोलॉजी फील्ड में काम कर रहे हैं या भारत में प्राइवेट एरियाज में जो टेक्नोलॉजी फील्ड में लोग काम कर रहे हैं, दे ऑल अंडरस्टैंड दिस वेरी वेल। और ये एक्सेप्टेड नॉर्म है इस वक्त, बिकॉज आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। Okay. इसी तरीके से सर्वर्स हैं, तो आज की तारीख में तो हम यूएस से जो मेजर सर्विसेज आती हैं आपकी क्लाउड की, आप वो यूज़ कर पाते हैं। ऑलमोस्ट सब इंटरनेट सर्विसेज, वेबसाइट्स, एप्स जो हम आम जिंदगी में यूज करते हैं वो यूएस से बनते हैं। तो आप होस्ट ही वहाँ करते हैं। ओके, हम एक साइड पर ये कह रहे हैं कि हाँ चाइनीज ऐप बैन हो गए, मस्त है, पर एट द सेम टाइम हमारा सारा डेटा जा रहा है यूएस गवर्नमेंट के पास। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी सिचुएशन है। आई डोंट थिंक आम जनता ये जानती है। मैंने इस वक्त वो इंफॉर्मेशन से डैमेज क्या हो सकता है, वो असल में दैट इज द रियल रिस्क असेसमेंट, ओके, है ना? कल जाकर अगर भारत और ज्यादा स्ट्रांग बन जाए, अमीर बन जाए, हम यूएसए के लिए कंपटीशन बन जाएंगे। हम अभी कंपटीशन नहीं है, हम बस एक बहुत तगड़े थर्ड प्लेयर है यूएसए और चाइना के बाद, थर्ड या फोर्थ प्लेयर। हाई पोटेंशियल प्लेयर है, हाई पोटेंशियल है, मतलब आगे जाकर शायद कुछ हो सकता है, पर तब जाकर जो डेटा अमेरिका के पास कलेक्ट हो चुका है उस डेटा को यूज किया जा सकता है भारत के साइकोलॉजी बदलने के लिए। बिल्कुल। जैसे आज की तारीख, पहले के ज़माने में ना दो इंटेलिजेंस के दो मेजर आइडियाज होते थे, ह्यूमेंट होता था और टेकेंट होता था। यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस को शॉर्ट में वो कहते थे ह्यूमेंट। इंटेलिजेंस मतलब इंटेलिजेंस एजेंसी, स्पाई एजेंसी जैसे होती है ना, तो किसी दूसरे देश के बारे में जानकारी आपको लेनी है, तो वो जेम्स बॉन्ड जाएगा और वो जेम्स बॉन्ड जो है वो उस देश में बहुत सारी जानकारी हासिल करेगा और वो आके रिपोर्ट करेगा वापस कि साहब वहाँ तो ऐसे 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 होता है। तो वो उसके लिए शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते थे ह्यूमेंट, यानी ह्यूमन इंटेलिजेंस। और दूसरी होती है टेकेंट, तो वहाँ पे आपने बग्स लगा दिए और इस तरीके से कुछ बातें सुन ली, या स्पाई सैटेलाइट्स होते थे तो ऊपर से आपने उनकी ज्योग्राफी स्टडी कर ली, तो वो कह दिया कि ये टेकेंट है, टेक्नोलॉजी से ये इंटेलिजेंस इनपुट आया है। जैसे फॉर एग्जांपल आम जनता की जिंदगी में कल जाकर अगर आप अपने दोस्त के साथ पेप्सी की बात कर रहे हो, फिर आपको पेप्सी का ऐड दिखाया जाता है इंस्टाग्राम पर, आपको पता नहीं कि अरे यार मैं अभी बात कर रहा था, ये कैसे होगा, कैसे हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है। बताइए। अभी इसी तरीके से आजकल एक नया वर्ड आ गया है, ऑसेंट कहते हैं, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस। वो ओपन सोर्स में ही पब्लिक ही इतना कुछ कह रही है। मैं आपको बताऊं, जब क्रॉस बॉर्डर ऑपरेशन हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक जी 2019 के इलेक्शन के आसपास, तो पुलवामा के बाद भारत में काफ़ी मोबिलाइजेशन हुआ, फौज को काफ़ी जगह भेजा गया। तो वो जो सेना की टुकड़ियां थीं वो अपने अपने व्हीकल्स में बैठ के जहाँ भी उनको पोस्ट किया गया होगा वो उस हिसाब से मूवमेंट हो रहा था। तो लोग उसके फोटोज़ ले लेके सोशल मीडिया पे डाल रहे थे। मुझे याद है आज भी कि मैंने किसी को डांट दिया था इस बात पे कि इतना क्या हमारे को ज़रूरत है सोशल मीडिया पे एक्टिव होने की कि हम अब फौजी गाड़ियाँ अगर कहीं मूव कर रही हैं, टैंक्स अगर कहीं मूव कर रहे हैं, या आर्टिलरी गन्स अगर कहीं मूव कर रही हैं, तो हम उनके फ़ोटोज़ ले लेके डालें। आप ये जो डाल रहे हैं, कोई फॉरेन इंटेलिजेंस वाले तो 2 मिनट में हिसाब लगा लेंगे कि ये मूवमेंट कहाँ का है, किस बेस से निकला होगा, क्योंकि इतनी इन्फॉर्मेशन उनके पास ऑलरेडी है। तो ये कहाँ से कहाँ मूव हो रहा है या हो सकता है। That person may have felt bad at that time. He said, no, I had no idea, but you had no right to speak like this. But मैं फौजी बैकग्राउंड से आता हूँ, हमारे फादर नेवी में रह चुके हैं, तो हमारे लिए तो बड़ी सेंसिटिव चीज़ थी कि आप इस तरह की इन्फॉर्मेशन पब्लिक में डाल रहे हैं। तो ये ऐसे और न जाने कितने और ऐसे, जैसे आज इजराइल गाज़ा में कुछ हो रहा है तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको सोशल मीडिया पे मिल जाती है। तो ये ओपन सोर्स इंटेलिजेंस जो है एक बहुत बड़ा एरिया आज की तारीख में ऑलरेडी खुल चुका है। ओके सर, क्योंकि आजकल टीआरएस पर बहुत सारे गवर्नमेंट रिलेटेड कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं, पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशंस हो रहे हैं, मुझे थोड़े से पॉलिटिकल और गवर्नमेंट रिलेटेड कॉन्वर्सेशंस करने हैं, स्पेशली टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, सोशल मीडिया से रिलेटेड। सोशल मीडिया के सिर्फ 20 साल ख़त्म हो चुके हैं, शायद एटलीस्ट 1000 साल बचे हैं। 1000 साल डेफिनेटली गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ ऑलरेडी है सोशल मीडिया। लोग इलेक्शंस जीत जाते हैं सोशल मीडिया के थ्रू,
जी। पर आने वाले समय में आई फील कि और भी ज़्यादा इम्पैक्ट्स होने वाले। एक नेटफ्लिक्स पर डॉक्यूमेंट्री निकली थी जिसका नाम है सोशल डिलेमा, जो बहुत सारे लोगों ने देखी है। करेक्ट। बेसिकली सोशल डिलेमा में ये दिखाया गया कि एको चेम्बर्स क्रिएट हो जाते हैं। अब ये एको चेम्बर्स होते क्या है? मतलब मान लो आप एक रोहित शर्मा के फैन हो, फिर आप अपने सोशल मीडिया पर रोहित शर्मा के अच्छे रील्स देखोगे, ठीक है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को ये पता चलेगा कि अच्छा ये यूज़र सोशल मीडिया को रोहित शर्मा के रील्स देखने के लिए यूज़ करते हैं, तो इन्हें और रोहित शर्मा के रील्स दिखाए जाएंगे। फिर जो रोहित शर्मा के लिए प्यार है आपके दिल में, वो प्यार बढ़ेगा। उसके बाद आपके आसपास के इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया, जो आपके दोस्त है आप उनके साथ शेयर कर रहे हो, वो भी रोहित शर्मा के फैंस है, तो आपके आसपास एक रोहित शर्मा के लव का एको चेम्बर बन जाता है। पर किसी और की लाइफ में शायद एक शाहीन शाह अफरीदी का एको चेम्बर बन रहा है, मतलब उनका एक फैन क्लब बन रहा है। करेक्ट। अभी ये बहुत बेसिक क्यूट सा क्रिकेट का एग्जाम्पल था, पर इसका ज्यादा ब्रूटल एग्जाम्पल ये है कि मान लो आप एक बीजेपी के फैन हो, तो आपको सिर्फ बीजेपी के पॉजिटिव्स रील्स दिखाए जाएंगे। हर पॉलिटिकल पार्टी के पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स भी होते हैं, राइट। आपको कभी वो नेगेटिव्स दिखाई नहीं जाएंगे सोशल मीडिया पर। और आपको जिन लोगों के अकाउंट्स दिखाए जाएंगे वो भी प्रो बीजेपी होंगे। पर इसका ये मतलब नहीं कि कांग्रेस कंप्लीटली बुरी है और पैरेलली किसी कांग्रेस के फैन को सिर्फ बीजेपी की बुराई दिखाई देंगी और सिर्फ कांग्रेस की अच्छी चीजें दिखाई देंगी। ये एको चेम्बर्स बन रहे सोशल मीडिया पर, और ये सिर्फ भारत की कहानी नहीं है, ये दुनिया भर की कहानी है। अमेरिका में ये एको चेम्बर्स और भी ज्यादा इंटेंस है। इंडीड। मतलब इन एको चेम्बर्स की वजह से लोगों के परिवार में फाइट्स हो रहे, परिवार फैमिलीज टूट रहे बेसिकली। सही बात है। इतना ज्यादा इम्पैक्ट बन चुका है सोशल मीडिया का वहाँ, और यहाँ थोड़ा थोड़ा ऐसा कुछ हो रहा है। स्पेशली यहाँ हिंदू मुस्लिम के प्रॉब्लम ज्यादा हो रहे हैं। हिंदू मुस्लिम के एको चेम्बर्स मुझे तो डेफिनेटली दिखाई देते हैं सोशल मीडिया पर। राइट। बहुत सारे देश के हिंदुओं को मुस्लिम्स के पर्सपेक्टिव्स जानने ही नहीं है, एंड वाइसा वर्सा। बहुत सारे देश के मुस्लिम्स को शायद हिंदू पर्सपेक्टिव सारे के सारे जानने ही नहीं है। और ये हो गया आज के समाज में 2023 में। ये होते हैं सोशल मीडिया के खतरे, कि जो ने पहले कहा कि डिजिटल झगड़े शायद रियल वर्ल्ड झगड़े बन सकते हैं। सही बात है। तो अगर हम मान लो हिंदू मुस्लिम झगड़े के बारे में बात कर रहे हैं, जो शायद 5 साल बाद 10 साल बाद होने वाले सोशल मीडिया एल्गोरिदम्स की वजह से, हमें आज को प्रेजेंट को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करना चाहिए। सोशल डिलेमा यही कह रहा है कि दुनिया भर लोग पोलराइज्ड हो रहे हैं। पोलराइज मतलब अगर 2 ऑप्शन है तो एक ऑप्शन को जी जान से मानना और ये मानना कि दूसरी ऑप्शन पूरी तरह से गलत है, और वो लोग भी आपके बारे में यही सोचते हैं। बिल्कुल। हर कोई ये सोचता है कि वो खुद हीरो है स्टोरी के और दूसरा इंसान विलन है। और पोलराइजेशन हर टॉपिक में होती है। रोहित शर्मा वर्सेस शाहीन शाह अफरीदी, और बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, और हिंदू वर्सेस मुस्लिम वगैरह वगैरह। बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन हो रही है। आप क्या कहना चाहोगे? ये सोशल मीडिया का असली सोशल खतरा है मेरे अकॉर्डिंग। आपकी बात राइट है कि एको चेम्बर्स बन जाते हैं। जी। एको चेम्बर्स पर से सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म नहीं बना रहा है। ये 2 बिल्कुल अलग अलग इश्यूज हैं। एक है एल्गोरिदम इशू। जी। एल्गोरिदम इशू में आप अगर आपने जैसे कहा कि रोहित शर्मा के फ़ैन हैं, तो आपको हो सकता है कि रोहित के और वीडियोस दिखाए जाएं। जो सिस्टम ने मार्क कर लिया कि दिस पर्सन इज़ इंटरेस्टेड इन दिस सब्जेक्ट और दिस पर्सन, तो वो उस हिसाब से आपको कंटेंट थ्रो कर रहा है। जी। वो एक सेपरेट प्रॉब्लम है। एको चेम्बर बिल्कुल सेपरेट प्रॉब्लम है। एको चेम्बर यूज़र के बिहेवियर की प्रॉब्लम है। किसी और ने लॉक नहीं किया है, यूजर्स ने अपने आप को लॉक किया है। मैं क्योंकि इसमें से गुजर चुका हूं, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट अपने एक्सपीरियंस से आपसे शेयर कर सकता हूं कि होता क्या है। गुजर चुके हो मतलब? मैं खुद सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव रह चुका हूं, और इलेक्शन का माहौल चल रहा है। मैं एक पर्टिकुलर फिलॉसफी, आइडियोलॉजी या पार्टी के बारे में बात कर रहा हूं, तो धीरे धीरे होता क्या है, आपको दूसरी साइड सुनाई नहीं देती। और यही एक कारण था अमॉन्ग्स मैनी अदर रीजंस
जहाँ मुझे लगा कि ये प्लेटफॉर्म सही तरीके से काम नहीं कर पा रहे हैं. बट ये प्लेटफॉर्म के अलावा यूज़र्स के बीच में भी प्रॉब्लम है. अगर समझिए कि जनरली मैंने जो देखा ये पॉलिटिकल फील्ड में ज़्यादा होता है. पॉलिटिकल, जियो पॉलिटिकल. जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर हुई. अब आप फॉर वॉट एवर रीजन्स यू समहाउ लाइक यूक्रेन एंड another person likes रशिया, तो उनके बीच में वो फिर एको चेम्बर्स बन, वो यूक्रेन वाले की सुनना ही नहीं चाहते. ऐसे ही पॉलिटिकल एरिया में हो रहा है. पॉलिटिशियन उसका बेनिफिट ले रहा है, इसलिए हम शायद पॉलिटिशियन को ज़्यादा इल्ज़ाम लगाना चाहेंगे, लेकिन इसमें पॉलिटिशियन का रोल कम है. इंडिविजुअल एज यूजर्स जो हम अपनी चॉइसेस बना रहे हैं, वो बहुत बड़ा रोल है. हम दूसरे की सुनना ही नहीं चाहते. ये जो हम पहले बात कर रहे थे कि बात करना आना चाहिए, वी आर थ्रोइंग थिंग्स एट ईच अदर रादर देन टॉकिंग टू ईच अदर. हुआ ये कि 2009 से लेके 14 के बीच में मैं बहुत एक्टिव था, सुपर एक्टिव हुआ करता था. मैंने जैसे आपसे पहले कहा कि 10 से 12 घंटे मैं सोशल मीडिया पर निकाला करता था. और जो लोग मेरे विचार से सहमत नहीं थे वो पहले आते थे. मैं आपको बताऊं तो 2009-10 में, और ये कई हमारे बड़े अच्छे दोस्त हुआ करते थे, हमारी बड़ी नॉर्मल आपस में एक दूसरे से बातचीत होती थी. अब ऑब्वियसली बात है, जैसे आप फुटबॉल में एक टीम के फ़ैन हो जाते हैं तो यू रूट फॉर दैट टीम. वो बात अगर कहीं एक्सट्रीम में चली जाए और वो मारा मारी पे हो जाए, ये हो चुका है, ये स्पोर्ट्स में भी हो चुका है. आपको याद होगा क्रिकेट में ही हो चुका है, फुटबॉल में ही हो चुका है, अनेकों स्पोर्ट. ये तो लोगों की जो चॉइसेस जब बड़ी वो हो जाती हैं, उसमें कैन यू ब्लेम द स्पोर्ट्स प्लेयर, कैन यू ब्लेम द टीम्स, कैन यू ब्लेम द स्टेडियम, कैन यू ब्लेम द ओवरऑल मैनेजमेंट? नो. तो ये फैन बनने का और एक साइड को ही केवल प्ले करने का, ये लोगों की जिम्मेदारी है जी. ये मैं जो आज एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, जो मैं कभी कभार बीच बीच में प्लेटफॉर्म्स पे जाता हूँ, उन्होंने क्या किया है इसको तोड़ने के लिए कि आपने जो अपना नेटवर्क बनाया वो असल में आपका एको चेम्बर बन गया. राइट? आप दूसरे विचार वाले को तो फॉलो ही नहीं करते, उसे नेटवर्क ही नहीं करते. इसका एक मैनुअल फिक्स है. मैनुअल फिक्स ये है कि जो इंसान आपके अगेंस्ट बोल रहा है, आपके ओपिनियंस के अगेंस्ट बोल रहे हैं, उनकी बात एक्चुअली सुनिए, इंटरप्ट ना कीजिए. हाँ. सुनिए कि क्या बोल रहे हैं और उनके पर्सपेक्टिव को जानने की कोशिश कीजिए. पर ये मैं एक बहुत दादाजी इनपुट दे रहा हूँ, ये कोई करने नहीं वाला. तो एक्चुअली देयर इज नो सोल्यूशन. मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जितने सारे जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट शो पे आए हैं, बहुत बड़े बड़े लोग आए हैं इंग्लिश पॉडकास्ट पर भी, उन सारों ने कहा है कि यूएसए का थोड़ा सा एक डाउनफॉल चल रहा है. बालाजी श्रीनिवासन आए थे शो पर, जो बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टेड टेकी है. उन्होंने कहा था कि उन्होंने यूएसए को खुद छोड़ा है, अभी सिंगापुर में शिफ्ट हो चुके हैं, क्योंकि यूएस एक डिक्लाइन में. बिल्कुल. और यूएस के डिक्लाइन का कोर रीजन पोलराइजेशन है. सही मतलब वहां की यूनिटी टूट चुकी है. अब डर की बात यह है मेरे लिए कि जो चीजें अमेरिका में होती है वो 5 साल बाद भारत में होने लगती है. पर ये ट्रेंड थी जियो के पहले. हम अमेरिका को ब्लाइंडली कॉपी करते थे. भारतीय होने के नाते, अब विराट कोहली फैंस होने के नाते, हाँ. हमें खुद की एक पर्सनालिटी बनानी चाहिए. राइट. जो चीजें वहां हो रही है उन्हें ब्लाइंडली कॉपी मत कीजिए. मैं ये भी कहना चाहूंगा, इंग्लिश पॉडकास्ट भी चलाते हैं, हिंदी पॉडकास्ट भी चलाते हैं, हमें बहुत ज्यादा डेटा मिलता है. हिंदी वाली ऑडियंस थोड़ी सी ओरिजिनल है, जो हमारी देसी ऑडियंस है. खुद के सोच विचार है, खुद के सोच विचार बनाए रखिए, बहुत जरूरी है. जब पोलराइजेशन स्पॉट कर रहे हो, जब एको चेम्बर स्पॉट कर रहे हो, तो एक्चुअली खुद से ये पूछो कि यार ये जो इंसान मेरे विरुद्ध है, इनकी बात में कुछ दम है क्या? सुनिए, झगड़ा ना कीजिए, स्पेशली अगर पॉलिटिकल चर्चा हो रही है तो. राइट. क्योंकि अगर आपने सिर्फ झगड़े किए, हमारे देश की भी हालत उस देश की तरह बन जाएगी, डिक्लाइन में चले जाएंगे, यूनिटी टूट जाएगी देश की. पर फिर से ये दादाजी इनपुट है, कोई फॉलो नहीं करना. मेरे ख्याल है कि आपकी बात पहले तो सबसे राइट है. दादाजी इनपुट अगर है भी, हमारा काम है इनपुट देना. किसी महापुरुष ने मुझे कल ही समझाया, आउटपुट की चिंता नहीं करना,
ऑब्जेक्टिव क्योंकि अच्छा है आपका। रीजन यहां पर हमारे को जो दिख रहा है कि जैसे पॉलिटिकली जो हो रहा है जी, अगर हम शायद लोगों को थोड़ा थोड़ा सोचने मजबूर करें, वो एक्ट करें ना करें बाद में देखा जाएगा। कैसे? हम देश के लिए फाइट कर रहे हैं कि हमने कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर ली है। ये सारा कुछ करने से हमारे को मिल क्या रहा है? ऑब्जेक्टिविटी जहां आ जाएगी अपने आप ये सिचुएशन बदल जाएगी। एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म कहीं ना कहीं ये आदत को फीड करते हैं। इतना ही नहीं होता, पीपल वर टेलिंग मी, हमने अपने प्रोडक्ट का नाम रखा खुल के, तो लोगों ने कहा कि भाई खुल के मैंने कहा जैसे बोल खुल के, तो बोले कि यार दूसरे प्लेटफॉर्म पे खुल के नहीं बोल रहे हैं। मैंने कहा नहीं बोल रहे हैं। बोले इतना तो लोग बोल रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं ये वो। मैंने कहा इसको खुल के बोलना नहीं कहते। खुल के बोलने का मतलब है टू बी फ्री फ्रॉम फियर और फेवर। आप जब गैलरीज को प्ले कर रहे हैं, गैलरीज को क्यों प्ले कर रहे हैं? आपके रिवॉर्ड मैकेनिज्म क्या है? नंबर ऑफ फॉलोअर्स। आपका रिवॉर्ड मैकेनिज्म क्या है? द नंबर ऑफ टाइम्स यू गेट सर्कुलेटेड। आपके जब रिवॉर्ड मैकेनिज्म पॉपुलिस्ट हैं तो वही डिसीज जो एक डेमोक्रेसी में पॉलिटिशियन के लिए होती है, भाई नेता और अभिनेता इनको पॉपुलर बनना है जी, राइट। अब आम जनता भी अगर पॉपुलैरिटी का गेम खेलने लगे तो फिर सारे का सारा गेम एक ही दिशा में जाएगा, एंड दैट इज व्हाट यू आर सेइंग। सो व्हाट दे हैव डन इज टू बी पॉपुलर, फर्स्टली दे हैव जॉइंड अ क्लब। अब उस क्लब में उनको उसी टाइप के लोग मिलते हैं, वो एक दूसरे से उसी तरीके से नेटवर्क कर रहे हैं। ये जनरल बिहेवियर हो रहा है बिना ज़्यादा सोचे समझे। ऐसा नहीं है कि वो कोई प्लान कर रहे हैं ऐसा करना, जनरल साइकोलॉजी उस तरीके से काम कर रही है उनकी। वो नेटवर्क बना के अपने आप को लॉक कर लेते हैं। अब कोई दूसरा विचार अंदर आने ना पाए। दूसरा अगर आए तो किस लिए? मज़ा ये आ रहा है कि उसको गाली देनी है। ऐसा नहीं है कि बीजेपी वाले को कांग्रेस के विचार नहीं दिख रहे, कांग्रेस वाले को बीजेपी के विचार दिख रहे हैं, लेकिन एक हर्ड मेंटालिटी के साथ एक्शन हो रहा है। कोई सब्जेक्ट की ऑब्जेक्टिविटी में नहीं जा रहा है। दैट इज व्हाट वी आर सेइंग कि भाई मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशंस का प्लेटफॉर्म क्यों लाना है? खुल के का ऑब्जेक्टिव क्या है कि यार ये टॉपिक को थोड़ा आप ऑब्जेक्टिवली समझो तो सही। हम चंद्रयान पे गए तो आपको क्या बेनिफिट हो रहा है? ये आपके लिए, देश के लिए क्या लेके आएगा? आप पहले किसी से सुनो समझो तो सही। अगर कोई सोशल पॉलिसी चेंज हुई या कहीं कोई दूसरा वेंचर आया या सम अदर सोशल एक्टिविटी हैपेंड इन दिस कंट्री, उसको इवैल्यूएट कैसे करें? पॉलिटिक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक नेता ने दूसरे नेता के बारे में क्या कहा, अब सारी की सारी जनता जो है उसी को ट्रेंडिंग टॉपिक बनाती है जी, राइट। आप इको चेंबर की जब बात कर रहे हैं तो मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। आज के हमारे जो न्यूज़ चैनल्स हैं, मैं जानता हूँ कि टाइम की उनके पास कमी होती है और अखबारों के पास स्पेस की कमी होती है, लेकिन अगर दिन में हमारा करीबन 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर का देश है, 140 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं, 7 से ज़्यादा संप्रदाय हैं हमारे देश में, मेरा ख्याल है करीबन 300 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं इस देश में। माने प्लुरलिटी भारत जैसी शायद कहीं हमें और ना दिखाई दे। इतने बड़े देश में दिन भर में 6 घटना घटती हैं। आपने कभी 5-6 से ज़्यादा न्यूज़ आइटम्स देखे हैं क्या किसी चैनल पे चलते? तो वो भी तो एक एको चेंबर है। उसमें हम सिलेक्शन क्या कर रहे हैं? क्योंकि सिलेक्शन इसलिए हो रहा है कि लोगों को क्या मज़ा आएगा, बट मैं कह रहा हूँ कि लोगों की चॉइसेस तो ऑल्टरनेटिव से लिंक्ड है। आप उनको ऑल्टरनेटिव ही इतने दे रहे हैं तो वो क्या करें? फिर उसमें से कुछ चुन लेते हैं। वो वहाँ लीडरशिप नहीं आती कि नहीं उठो इसको बदलाओ। कोई मुश्किल से आदमी, और कभी कभार कुछ 10 साल में कभी कोई एक आदमी उठेगा, 20 साल में कोई एक आदमी उठेगा, चलो इसको बदल देते हैं। अनिल कपूर। सो व्हाट हैपेंस हियर इज कि वो न्यूज़ दिखाएंगे कि ये नेता ने देखिए उस नेता के बारे में क्या कहा, क्या उनको ऐसा कहना चाहिए था। लेकिन इतनी सारी जो गवर्नमेंट्स पॉलिसीज निकाल रही हैं जो किसी कॉमन मैन के लिए कोई बेनिफिट कर सकती थी या उसका कोई नुकसान कर सकती थी, उस पर तो कोई डिस्कशन नहीं हुआ। उसकी ऑब्जेक्टिविटी पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ, उसके इम्प्लीमेंटेशन पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ, उसकी एक्चुअल इफेक्टिवनेस की रिव्यू पे कोई डिस्कशन नहीं हुआ। डिस्कशन कब होता है? जब पॉलिसी आती है। फिर रिव्यू कब होता है? इलेक्शन के आसपास एक दूसरे पे कोई इल्ज़ाम वगैरह लगेगा, और अगर उसमें किसी का बेनिफिट हो चुका है तो दूसरा आदमी उस पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहता। तो हमारे यहाँ पर डिफ़िकल्टी फिर ये है कि चॉइसेस ये कोई और नहीं कर रहा है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं कर रहा है, और ये केवल सोशल नेटवर्किंग पे नहीं है, ये हर जगह इस तरीके से ही बिहेवियर हो रहा है राइट। हमारे को अगर इसको ब्रॉड बेस बनाना है तो सोसाइटी की मेंटालिटी को
चेंज करना पड़ेगा। तो जो आपने कहा ना दादाजी लेवल डिस्कशंस ये बहुत जगहों पे जाने पड़ेंगे। ओके, पता है मैं पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ इस डायलॉग के साथ जो डायलॉग मैं कहने वाला हूँ। ये गैंग्स ऑफ वासेपुर का एक डायलॉग है। आपको पता मैं क्या डायलॉग दोहराने वाला हूँ। गैंग्स ऑफ वासेपुर में कहा जाता है कि भारत में जब तक सिनेमा रहेगा तब तक आदमी रहते। वो जो भी आई फॉरगॉट द डायलॉग, वो वाला डायलॉग है। भारत में जब तक सिनेमा रहेगा तब तक आदमी चूतिया रहेगा, समथिंग लाइक दैट। तो मैं ये मानता हूं कि शायद ये जो हमारा डिजिटल एज है जहां बहुत सारे बच्चे अभी गेमिंग पर ज्यादा फोकस्ड है एज कम्पेयर टू फिल्म्स, और फिल्म्स भी अच्छी है, फिल्म्स इम्पैक्टफुल हो सकती है लाइफ के लिए। सारे फिल्म्स नहीं, पर होते हैं कुछ फिल्म जो आपकी लाइफ को पूरी तरह से बदल देते हैं। तो आई थिंक सिनेमा रहेगा, पर लोगों के इंटरेस्ट बदल रहे। गेमिंग एक एस्पेक्ट है, कंटेंट क्रिएशन एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट बन चुका है बहुत सारे लोगों के लिए। क्रिएटिविटी एक्सप्रेस हो जाती है उसमें। म्यूजिक एक बहुत बड़ा इंटरेस्ट बन चुका है लोगों के लिए। म्यूजिक इंडस्ट्री को बहुत ग्रोथ मिल रही है आजकल। आई एम होपिंग कि आप जैसे लोगों के एफर्ट्स की वजह से जो आप करना चाह रहे हो सोशल मीडिया के थ्रू, इम्पैक्ट ड्रिवन वर्क, आई होप कि चीज़ें बदलें और सिनेमा भी चले और उसके साथ साथ लोगों का इंटरेस्ट इन सारी चीज़ों में भी इंक्रीज हो जाए। रणवीर, मैं जैसे फ्यूचर देखता हूँ ना जी, आपने जो भी बात कही, जी, आने वाले समय में इंटरनेट पे कंटेंट रेगुलेशन पे कोई अगर कानून आ जाए तो आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। ओके, एक मिनट, ये आपको बहुत ABC लेवल, बेसिक लेवल पर आकर समझाना पड़ेगा। क्या इंटरनेट पर रेगुलेशन? इंटरनेट पर देखिए, एक है यूजर जनरेटेड कंटेंट, यूजर बिहेवियर। जी, वो कोई कमेंट कर रहा है, जी, वो कंटेंट नहीं है स्पेसिफिकली स्पीकिंग, लेकिन एक व्यक्ति है जो कंटेंट बनाता है मास कंजम्पशन के लिए। और जिस तरह से कंटेंट में काफी हद तक गिरावट आ रही है, क्योंकि आप लोगों को ये फीड करना चाहते हैं, या तो वो एजेंडा ड्रिवन है या वो सिंपली एक पॉपुलर आइडिया के साथ ड्रिवन है। वो उसका कोई डेटा के ऊपर कोई बेस नहीं होगा शायद से, लेकिन आपको ऐसा एक जनरल फीलिंग है कि लोगों को केवल स्लीज पसंद है, क्रिंज पसंद है, लोगों को कंट्रोवर्सीज बड़ी पसंद आती हैं, नेगेटिविटी बड़ी पसंद आती है। कहीं पे किसी का वार्डरोब मैल फंक्शन हो जाए, अरे ये कंटेंट चला दो। कहीं पे कहीं झगड़ा हो जाए, मारामारी हो जाए, अरे ये चला दो। ये जहाँ तक लोग जो सोच रहे हैं और इस तरीके से कंटेंट बहुत बना रहे हैं, आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड कि कहीं कभी गवर्नमेंट के एंड से ही आ जाए कि डेमोक्रेसी अपनी जगह पे है, आप अपने कमेंट्स डाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि कंटेंट क्रिएशन का काम पहले भी किसी रीजन से कंट्रोल्ड था। लाइक आई सेड, जो आप मास कंजम्पशन के लिए बनाते हैं उसमें अगर एक सेंस ऑफ हायर पर्पस नहीं है, पब्लिक का भला नहीं है, तो आपको परमिशन नहीं मिलती थी। सिमिलरली जहां तक फिल्मों की बात है, मतलब आप टेलीविजन की बात कर रहे हो, 90s के टेलीविजन। जैसे 90s में टेलीविजन ही नहीं, आगे भी टेलीविजन में काफी हद तक ये कंट्रोल रहता था। फिर धीरे धीरे इसमें एक लेवल फ्रीडम लेना शुरू किया, चीजें थोड़ी धीरे बदलने लगी, फिल्मों में भी, यहाँ पर भी, और वो इंटरनेट के साथ ही। तो काफी समय से ये बहुत ही ज्यादा अनरेगुलेटेड चल रहा है। जी, राइट? हो सकता है दायरा थोड़ा बड़ा हो उस रेगुलेशन का, वो एकदम ही आपको सफोकेट ना करे, बट बहुत जो प्लेन केसेस हैं, मुझे लगता है उस पर तो डेफिनेटली अगर कोई लॉ आ जाए तो हमारे को सरप्राइज नहीं होना चाहिए, और हो सकता है कि उसको बहुत बड़ा मास सपोर्ट मिले। जहाँ तक फिल्मों का संबंध है, आपकी बात बिल्कुल राइट है। देखो, आप हॉलीवुड में फिल्में देखिए, बहुत सारी फिल्में ऐसी बनती हैं जो बड़ा इंस्पायर करती हैं। इंडिया में फीड ही हम एक तरीका दे रहे हैं। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं मानता कि एक साइड ही दूसरी साइड को इफेक्ट करती है। हम एक लिविंग सोसाइटी में जी रहे हैं। यहाँ पे आपने जो देखा वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, आपने जो सुना वो आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है, जो सूंघा, जो स्वाद लिया, जिसका शरीर पे स्पर्श हुआ, मन में कोई विचार आया, ये सब आपको इन्फ्लुएंस कर रहा है ना। तो भाई फिर इसी तरीके से ये जब आप इन्फ्लुएंस हो गए तो फिर आप उसको देखना चाहते हो, तो आप उसकी इकोनॉमी को फिर अफेक्ट करते हो। तो ये दोनों साइड से चीज़ चलती है। किसी एक साइड को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और जिसके पास मास को इन्फ्लुएंस करने की जिम्मेदारी है, कहीं ना कहीं उसको ये जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी।
मास को इन्फ्लुएंस करने की कैपेबिलिटी है जिसके पास, उसको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि चीज़ें सही तरीके से जाएं। और अगर वो खुद से ये जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, तो जैसे आप ड्रग्स बंद करते हैं, क्यों बंद करते हैं आप ड्रग्स? क्यों बैन कर देते हैं ड्रग्स को? कोई कारण है ना उसका। कमलेश इसलिए ड्रग्स बैन हो। बिल्कुल। आप माइंड को, ये आपका देश है ना, आपके देश का कोयला चला जाए, तेल चला जाए, कम गम है। आपके देश के लोग बर्बाद हो जाएं, ये सबसे बड़ा गम है। आपके देश का सबसे बड़ा रिसोर्स क्या है? ह्यूमन रिसोर्स। ओके, तो उसको पकड़ के रखने के लिए आपने कई सारे कानून बनाए हैं ना। तो कहीं ना, अगर आप देखेंगे कि गेमिंग जैसे वर्ल्ड में काफ़ी समय से चल रहा है, बच्चे एनीमिक हो रहे थे, एटसेट्रा ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, तो कंसर्न्स उठे, कहीं कोई एक बैलेंस आया, लेकिन अब वो फिर उसका कोई दूसरा साइड शुरू हो गया। आई थिंक सोसाइटी इज वॉचिंग एंड सोसाइटी विल टेक सम कॉल्स। आप कह रहे हो कि ड्रग्स इलीगल बनाए गए क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स अफेक्ट होता है। ह्यूमन रिसोर्स देश को या तो आगे लेकर जाता है या तो पीछे लेकर जाता है। अगर ड्रग्स लीगल होते, जो एक्चुअली अमेरिका में लीगल हो रहे हैं अब, तब शायद ह्यूमन रिसोर्स भी पीछे चला जाता। उसी तरह सोशल मीडिया एक ड्रग की तरह है जिसे रेगुलेट करने की ज़रूरत है, स्पेशली जियोपॉलिटिकली स्पीकिंग। जहां भारत अब तक पहुंचा है, हम या तो आगे जा सकते हैं या तो एक्चुअली पीछे भी जा सकते हैं। अगर सोशल मीडिया रेगुलेट नहीं किया गया, एक चांस है कि हम पीछे जा सकते हैं शायद। आई नो, स्पेशली गवर्नमेंट के लोगों से बात करने के बाद, कि टिकटॉक को 2 रीजंस की वजह से बैन किया गया। एक वो पूरा डेटा लीक का रीज़न था कि चाइना को भारतीयों के बारे में बहुत ज़्यादा डेटा मिल रहा था टिकटॉक के थ्रू, और डेटा इज़ द न्यू ऑयल। अगर आपको किसी इंसान के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता है, आप उन्हें साइकोलॉजिकली चेंज कर सकते हो, जो कहते हैं कि अमेरिका में हो रहा है टिकटॉक के थ्रू। चाइना ने एक ऐप बनाकर वहाँ डाल दिया और अमेरिकन ज़्यादा स्टूपिड हो रहे हैं। ये जो रोगन में एक सोशल मीडिया एक्सपर्ट ने कहा था कि जो कंटेंट चाइनीज़ टिकटॉक में दिखाया जाता है, वही कंटेंट अमेरिका में नहीं दिखाया जाता। अमेरिका में चूतिया कंटेंट दिखाया जाता है, चाइना में मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट दिखाया जाता है सेम ऐप पर। सही बात, ये बहुत ऑब्वियस सी बात है। पर फिर भी अमेरिका में टिकटॉक अभी लीगल है। फॉर्चुनेटली भारतीय गवर्नमेंट को ये बात पता थी और बैन कर दी। तो एक तीर से 2 निशान। बिल्कुल। पहला निशान ये है कि इस देश का डेटा यहीं रखा, वो मेन एजेंडा था। और दूसरा निशान ये था कि जो भारत को साइकोलॉजिकल बुरे इफेक्ट्स मिल रहे थे टिकटॉक की वजह से, वो बंद कर दिए। मतलब आम जनता ड्रग एडिक्ट नहीं बन रही थी, आम जनता चूतिया नहीं बन रही थी। दैट्स बेसिकली, ये सही बात है। मैं आपको, जो आपने अभी पूरा टॉपिक दिया जी, आपने अर्थशास्त्र पढ़ी है चाणक्य की? नहीं, मतलब एक बुक पढ़ी है, राधाकृष्णन पिल्ले। ठीक, तो बहुत अच्छी किताब है। आरपी कांगले ने सबसे बढ़िया उसका ट्रांसलेशन किया है जी। 3 पार्ट में, वो 3 वॉल्यूम्स में वो अवेलेबल है। बहुत साल पहले लिखी गई थी। मैं चाहता हूँ कि देश का हर बच्चा उसको पढ़े। अगेन दादाजी लेवल एडवाइस। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग उसमें बात कही गई फॉरेन पॉलिसी को लेकर। आपने ऑफ्टन ये वर्ड सुने होंगे, साम, दाम, भेद और दंड। जी, तो पहली पॉलिसी ये होती है कि भाई दंड यानी कि झगड़ा, वॉर कर दो, षड्यंत्र रचो। लेकिन साम, दाम, भेद, इनसे जहाँ तक हो सके काम करो। साम यानी एमओयू वगैरह कर लो, दाम ग्रांट्स दे दो, एड्स दे दो, भेद फिर वहाँ पे यहाँ से आप नेगेटिव गेम खेलना शुरू करते हैं। तो जब आप ये नेगेटिव गेम खेल रहे हैं तो लोगों को एक तरीका होता है डिस्ट्रैक्ट कर दो। पुराने समय में कोर्टिसान्स भी यूज़ होती थी इसके लिए। पुराने समय में जो टूल्स अवेलेबल होते थे उसमें कोशिश ये होती थी कि वहाँ के लोगों को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए जो कर सकते हो करो। अगर आपको अपने शत्रु को बर्बाद करना है, उसको अपने ऑब्जेक्टिव से डिस्ट्रैक्ट कर दो, या वहाँ के लोगों को ऑब्जेक्टिव से डिस्ट्रैक्ट कर दो। कि एक देश का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है ग्रोथ, डेवलपमेंट, बीइंग स्ट्रांग, पावरफुल, सो ऑन एंड सो फोर्थ। लोगों का भी देखा जाए तो उनके स्केल पे वही मोटा मोटा ऑब्जेक्टिव होता है। उनको बस उससे डिस्ट्रैक्ट कर दो, बेमतलब की बातों में, फालतूगिरी में सब जगह लगा दो। जैसे आपने कहा कि आप अमेरिका में रिजल्ट देख रहे हो, जैसे वो कोशिश कर रहे थे भारत के लिए। और वो कोशिश, मैं आपको बताऊं कि वो आदत तो कहीं ना कहीं रूट पकड़ गई ना। आपने वो प्लेटफॉर्म बंद कर दिया।
लेकिन वो दूसरे प्लेटफॉर्म पे वही घटना घट रही है। इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा हूं कि यूज केस पे आना पड़ेगा। जैसे आपने बताया कि चाइना के लिए क्यों सक्सेसफुल है उनका मॉडल, उनका यूज केस चाइना के लिए अलग है ना। तो फिर भारत का प्लेटफॉर्म भारत के लिए जो बेनिफिशियल यूज केस है उसको लेके आएगा। दैट इज द रीजन वी आर सेइंग कि प्रोडक्टिव कंटेंट जो है हमारे को यहां प्रमोट करना पड़ेगा। तो ये पहल उस दिशा में है। जो मेरे ख्याल है मैंने मोटी मोटी बात इसमें आपको बता दी कि डिस्ट्रैक्शन जो है वो किस तरीके से वर्क यहाँ पे कर रहा है और वो लोगों को डिस्ट्रॉय कर रहा है। बाकी बातें आप कह चुके हैं। ओके, 2 सवाल है। वहां बैठकर मार्क ज़करबर्ग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आई एम श्योर कि आप इस मैदान में उतरे हो तो आप बाकी खिलाड़ियों को भी स्टडी कर रहे हो। तो मार्क ज़करबर्ग क्या सोच रहे हैं इसके बारे में, क्योंकि मैंने उनके जो रोगन के पॉडकास्ट सुने थे, उन्होंने कुछ सिमिलर चीजें कही है। पर जिस स्केल तक मेटा पहुंचा है, जिस स्केल तक इंस्टाग्राम को ग्रोथ मिली है, आई थिंक वहां बैठकर उन्हें चेंजेस बनाना थोड़ा मुश्किल लगता है, ऐसा मुझे फील होता है। जी जी। तो पहला सवाल यह है कि मेटा और मार्क ज़करबर्ग और इलॉन मस्क ऐसे लोग क्या सोच रहे हैं सोशल मीडिया के बारे में। और दूसरा सवाल यह है कि भारत के लोग क्या चाहते हैं सोशल मीडिया को लेकर, आपने क्या सीखा है खुद के ऐप के थ्रू। राइट राइट। 2 सवाल आंसर कीजिए। ठीक। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये पॉइंट्स हम हाईलाइट कर रहे हैं ये वर्ल्ड वाइड अब रिकॉग्नाइज होना शुरू हो गया है। ये पॉइंट्स ने मुझे 2016-17 में एसेंशियली ट्रिगर किया था जी। राइट। और 2016-17 में जब ट्रिगर किया तो मैंने उस डायरेक्शन में काम करना शुरू किया और मुझे रियलाइज हो गया कि जब तक ये प्लेटफॉर्म्स कॉन्वर्जेशनल नहीं बनेंगे, स्पिट एंड स्कूट चल रहा है। आपने किसी को एक बात कह दी और अब भाग लिए, एनोनिमिटी भी आपको बचा रही है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। आपने सारा बिल्कुल वो एटमॉस्फेयर बना के रखा है जिसकी वजह से ये जो चीज़ आप नहीं चाहते वो पनपेंगी। अगर आपको इनको नहीं पनपने देना है तो इसको बदलना पड़ेगा। सेकेंड, फ्री चॉइस नाम की जो चिड़िया है, मुझे ऐसा लगता है कि आर फ्री चॉइसेस आर लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स गिवन टू अस। मतलब जैसे हम किसी रेस्टोरेंट में जाएं जी, अब वो रेस्टोरेंट में आपकी फ्री चॉइस उसके मेन्यू तक ही लिमिटेड होती है ना। तो आप मेन्यू में से सिलेक्ट कर सकते हैं। मेन्यू में से, जो मेन्यू में नहीं है आप कहाँ से सिलेक्ट करोगे। फिर आप बुलाते हो कभी कभी कि भैया हमारे लिए आप ऐसा कुछ बना सकते हैं। तो अगर वहाँ का शेफ थोड़ा सा कोऑपरेटिव होगा तो हो सकता है बना दे जी, बट कहाँ नहीं जा सकता। तो वो चॉइसेस जो हैं आपकी वो लिमिटेड हैं टू द एक्सटेंट ऑफ द ऑल्टरनेटिव्स गिवन टू यू इवन इन लाइफ, राइट। सो इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म क्रिएटर्स टू सी टू इट कि देयर आर एनेबलिंग फैक्टर्स। मतलब जो हाँ सॉरी सर, बिल्कुल, ये काफी हैवी थॉट है इसलिए मैं थोड़ा सा ब्रेक डाउन करूंगा। ऑलराइट। आप ये कह रहे हो कि हम आजकल इंस्टा यूज करते हैं, एक्स यूज करते हैं और जो भी रेडिट यूज करते हैं, इनमें जितने भी फीचर्स है बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि हाँ यही है सोशल मीडिया, पर आप ये कह रहे हो कि एक अलग सोशल मीडिया का कॉन्सेप्ट हो सकता है बिल्कुल, जो अब तक डेवलप नहीं हुआ है। अब तक डेवलप नहीं हुआ है। अभी कंटिन्यू। तो ये जो डेवलप हम करेंगे, इसको डेवलप इस तरीके से होना पड़ेगा आगे कि इकोसिस्टम्स बन सके जी, राइट। मैं ये नहीं कहता कि वी आर एन इंडियन प्लेटफॉर्म एंड दैट इज दी स्पेशलिटी। वी आर एन इंडिया सेंट्रिक प्लेटफॉर्म। इंडिया का प्लेटफॉर्म अगर वर्ल्ड में कहीं भी जाएगा तो वो जो इंडिया की अच्छी सोच है उसको बाहर लेके जा सकता है जी। कि अगर मैं समझे कि नेपाल में ऑपरेट करूं तो नेपाल के एरिया में वो नेपाल सेंट्रिक है, वो लंका जाएगा तो लंका सेंट्रिक है, वो अफ्रीका जाएगा तो वो अफ्रीका सेंट्रिक है। मैं ऐसा एनेबलिंग फैक्टर क्रिएट करूं जो वहां की सोसाइटी को हेल्प कर सके। दूसरा, इकोसिस्टम्स क्यों ना बनाए। लोगों को नेटवर्क करना है तो कम्युनिटी बना के तो अकेले फायदा नहीं है, उसको फुल ऑन सिस्टम बना पड़ेगा। इकोसिस्टम जब हम कहते हैं नेचर में तो क्या करता है, तो इट इज सेल्फ फुलफिलिंग, सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम। तो हमारे को आने वाले समय में सोशल नेटवर्क्स को इकोसिस्टम बेस्ड बनाना पड़ेगा। जैसे एक पहल हम जो कर रहे हैं वो है एजुकेशन इकोसिस्टम। अगर मैं भारत के सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, उनके टीचर्स, प्रोफेसर्स, उनके स्टूडेंट्स, इनको अगर एक प्लेटफॉर्म पे ले आऊं और मेरा वैल्यू प्रोपोजिशन है राइट एक्सपोजर, डिबेट्स, एलोक्यूशन, क्विज कॉम्पिटिशंस, ऐसे राइटिंग एंड प्रेजेंटेशन, पेपर प्रेजेंटेशन, इंटरैक्शन विद अचीवर्स। जैसे आप अचीवर्स के साथ मैं देखता हूं कई बार आप इंटरैक्शन करते हैं
तो अचीवर्स के साथ लोगों का अगर इंटरेक्शन हो, जैसे हमने एक पहल की कि विंग कमांडर राकेश शर्मा केम ऑन द प्लेटफॉर्म और कुछ हज़ार बच्चों के साथ उन्होंने इंटरेक्शन किया. राइट नाउ एज वी स्पीक पद्मा अवार्डीज आ रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, और अब तो भारत में जो है पद्मा अवार्डीज का पूरा फेस बदल गया है. ज़मीन पे जिन लोगों ने सच में कोई इफेक्टिव काम किया है, और व्हेन वी स्पीक टू देम, और वो शोज़ में जो चीज़ निकल के आई है, हमने पूछा कि भाई आपको पद्मा अवार्ड मिला तो आपको कैसा लगा. मैं नाम की चीज़ नहीं है. दे वर गिविंग इंपॉर्टेंस टू द वर्क. नहीं, हमारे काम को इंपॉर्टेंस मिल गई, उसके ऊपर फोकस आ गया. हमें तो लगा कि हमारा काम पद्मा अवार्ड के बाद शुरू हुआ है. इमेजिन कि ऐसा इन्फ्लुएंस, ऐसी बातें सुन के ऐसा इन्फ्लुएंस अगर भारत के यूथ पे पड़ने लगे. सॉरी सर, पॉडकास्ट ही सवाल है, कितने यूजर्स है अभी ऐप पर? इस वक्त करीबन 2.25 लाख. वाह, ओके. और डाउनलोड्स टोटली? हमारे यहाँ वेब एक्चुअली ज़्यादा यूज़ हुआ है. डाउनलोड शुड बी आई थिंक अराउंड 40-50,000. ओके, मतलब लोग कंप्यूटर पे ज़्यादा यूज़ वेब पे, लैपटॉप पे और उस पे ज़्यादा देख रहे हैं. क्यों? क्योंकि जो वीडियो फॉर्मेट है वो थोड़ा सा उनको बड़े स्क्रीन पे, जैसे आपको मीटिंग ऐप्स होते हैं, जी जी. तो यू प्रेफर टू वॉच पार्टिसिपेट ऑन अ बिगर स्क्रीन, तो वो बिगर स्क्रीन पे देखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं लोग. तो शब्द क्या होता है जब कोई एक बहुत सारे लोगों से एक साथ बात कर रहा है? बेसिकली आपकी ऐप ऐसी है कि एक सक्सेसफुल इंसान या एक अचीवर बहुत सारे लोगों को एक साथ एड्रेस कर रहा है. एक साथ एड्रेस कर सकते हैं, और उनके बीच में 360 डिग्री कॉन्वर्जेशन हो सकता है. ओके यानी कि जो ऑडियंस है फुल ऑन आपस में भी इंटरैक्टिव हो सकते हैं. ओके. जैसे ये बच्चे आए थे 1000, ये आपस में भी फुल इंटरैक्टिव थे. मतलब आप एक ऑडिटोरियम को डिजिटल बना रहे हो, करेक्ट? एक ऑडिटोरियम को डिजिटल बना रहे हैं, और उसमें जो ऑडिटोरियम के रिस्ट्रिक्शंस हैं उनको हटा रहे हैं. जैसे क्लासरूम में आप बात नहीं कर सकते थे, जी. लेकिन अब तो ये डिजिटल वर्ल्ड है. साइड में टेक्स्ट में लोग आपस में एक दूसरे से बात कर रहे हैं, अलग अलग मीडिया उनसे शेयर कर रहे हैं. एक दूसरा जो गेस्ट है उनके साथ अगर इंटरेक्शन लगाना है तो उनके कमेंट्स जो हैं लेके उनसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. एक दूसरा, उनके जो कमेंट्स हैं उनको ब्रॉडकास्ट किया जा सकता है, तो यू कैन हाईलाइट लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग एंड रिवॉर्ड इज देयरफॉर डिफरेंट. राइट. तो आप कोई वैल्यूएबल कमेंट अगर आया है, तो अगर आप उसको रिवॉर्ड करना शुरू करते हैं बाय ब्रॉडकास्टिंग इट, तो जो नेक्स्ट यूजर है वो ये सोचता है कि दिस इज द वे टू गेट रिकॉग्नाइज्ड. ओके. Right? So they also try to, come out with a more valuable comment, informed comment. Third, you can give them screen time. You can call them on board, give them a little bit of screen time. So conversation has to be 360 degree. जी. ओके. आपको आपके इनिशियल यूजर्स कैसे मिले? मतलब आपकी ग्रोथ 0 से हुई है. 0 से 1000 यूजर तक आपने वो ग्रोथ कैसे? बहुत अच्छा. तो हमने बहुत सारे कॉन्वर्जेशंस लगाए हमारे प्लेटफॉर्म पे. पॉलिटिकल फील्ड से, साइंस की फील्ड से बहुत सारे अच्छे अच्छे नाम आ चुके हैं. जैसे अगर मैं केवल पॉलिटिक्स की बात करूं तो जयराम रमेश हैज़ बीन ऑन आवर प्लेटफॉर्म, मनीष शंकर अय्यर, मनीष तिवारी, सलमान खुर्शीद, मनोज झा, शोपन दास गुप्ता, यू नेम इट. बहुत सारे लोग हमारे प्लेटफॉर्म पे. मेरे ख्याल से आज की तारीख में कुछ भी नहीं है तो कम से कम 70, 80 या 100 के आसपास जो हैं पॉलिटिकल चेहरे हमारे प्लेटफॉर्म पे घंटा 1.5 घंटा आराम से बात करके गए हैं. जो किसी नॉर्मल सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म पे बड़े डरे हुए होते हैं, वो उसको केवल प्रेस रिलीज मैकेनिज्म की तरह यूज़ करते हैं. आज हम यहाँ गए, इसका उद्घाटन किया, यहाँ स्पीच दी, बस. इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे. जी. अगर आप उनका माइंड जानना चाहते हो कि भाई आप ये टॉपिक पे क्या सोचते हो, अगर आप उनसे अकाउंटेबिलिटी चाहते हो कि सर व्हाट हैव यू डन अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, तो उसके लिए आपको उनको एक सेंसिबल कॉन्वर्जेशन में लाना पड़ेगा. बेसिकली ये एक इंटरैक्टिव पॉलिटिकल रैली है. बिल्कुल. वो आपने सिमुलेट की है सोशल मीडिया पर. वो कर दी. सिमिलरली साइंस एंड टेक्नोलॉजी है. नासा, इसरो, फ्रेंच स्पेस एजेंसी, रशियन स्पेस एजेंसी, जी, CERN, DRDO. ये when the cheetahs came the very same evening, Laurie Marker, who heads the Cheetah project, all of them have been on our platform. Right? So in the area of science and technology also so many came. So what we did is कि जहाँ पे ऐसे ग्रुप्स बने हैं जिनको बड़ा इंटरेस्ट है ये टॉपिक्स में, हमने वहाँ पर उनको दिखा दिया कि भाई कुछ इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशंस आर गोइंग ऑन हियर. उनको इंस्टा और एक्स पर टारगेट किया.
इंस्टा पे भी टारगेट किया, रेडिट पे भी टारगेट किया, Okay. ऐसे कई जगहों पे टारगेट किया। मतलब जो एग्जिस्टिंग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है उसमें से आपने नीशेस ढूंढे कि हाँ ये लोग पॉलिटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, ऐसे लोग साइंस में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, और वहाँ से उन्हें रीडायरेक्ट किया इस प्लेटफॉर्म तक। या ऐसे लीगल एरियाज में हैं रणवीर। मतलब लीगल सब्जेक्ट्स को लेकर इंटरेस्ट है जिन लोगों को। बिल्कुल। Okay. हमारे यहाँ पे लीगल तो हम बिल्कुल कैंपेन की तरह चला रहे हैं। जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी चाहिए। पर लोगों ने एक नई सोशल मीडिया ऐप इंस्टॉल कर ली सिर्फ ऐसे सेशंस अटेंड करने के लिए। हाँ, ओके ऐसे सेशन करने के लिए। फिर धीरे धीरे हमारे को दिखाई दिया कि बस वो उसी सेशन के लिए आते थे और फिर वापस नहीं आते थे। तो हमने कहा कि भाई इनको अगर वापस लाना है तो कुछ और लाइटर कंटेंट भी चाहिए जिसमें जनरली वो थोड़ा टाइम पास कर सकते हैं, बट वो स्लीज और क्रिंज की तरफ नहीं जाए ना, वैसा ना हो, कुछ और हो, इंटरेस्टिंग हो। तो हम यूज़ केसेस ढूंढ रहे थे। तो हमने इनिशियली 2-3 यूज़ केसेस ढूंढे, फिर हमने अब जो है करीबन 10-12 ऐसे यूज़ केसेस ढूंढ लिए। सिंपल यूज़ केस ये है कि 1:99 की अगर प्रॉब्लम को हम रिकग्नाइज कर रहे हैं तो 99 के पास कोई रेलिवेंट टॉपिक होना चाहिए कि वाई दे शुड बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। तो हमने कहा यार आपकी ओपिनियन क्यों नहीं शेयर करते? करंट अफेयर्स की इतनी सारी बातें चल रही हैं ना, आप अपनी बातें शेयर कर सकते हो कि भाई हमारे को लगता है कि ये चीज़ ऐसे ऐसे ये घटना घट रही है। इट कुड बी एनीथिंग दैट डायरेक्टली अफेक्ट्स यू आइडियली, क्योंकि वो बड़ी रेलिवेंट होती है। यू आर द डायरेक्ट टारगेट ऑडियंस एंड द टारगेट ऑडियंस इज सेइंग समथिंग, तो लोग उसको सीरियस ले लेते हैं और ये डिसीजन मेकर के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग इशू बन जाता है। आई हैव बीन टू डिसीजन मेकर्स, जब ये शॉर्ट वीडियोज़ हम उनको डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे तो हम जाते हैं उनको दिखाते हैं कि साहब हमने ये प्लेटफॉर्म बनाया है और ये इस तरीके से है। दे वर वॉचिंग एंड दे फिगर्ड, वो मैं बंद करने जा रहा था, जैसे नहीं 1 मिनट रुको, उन्होंने 3-4 वीडियोज़ और स्लाइड कर दिए कि शॉर्ट वीडियो से उन्होंने देखा पब्लिक क्या कह रही है इस बारे में। तो पब्लिक क्या कहती है बड़ा इंटरेस्टिंग है। सिटीजन जर्नलिज्म को हमने ऑलरेडी बढ़ावा दिया हुआ है। हमने कहा कि भाई आपके आसपास इतनी कोई नाला फट गया, कोई प्रदर्शन हो रहा है, पुलिस उस पर लाठीचार्ज कर रही है, कोई हत्या हो गई, चोरी हो गई, कुछ भी कांड हो गया जो आप जो है पब्लिक के पास लाना चाहते हैं, आपको लगता है लोगों को ये पता होना चाहिए, लैंड ग्रैब हो गया, आप सिटीजन जर्नलिस्ट बन जाइए, एक छोटा सा वीडियो बना के यहाँ डाल दीजिए। हमारे यहाँ पे जर्नलिस्ट की भी टीम है, हमने टीम्स हायर की हुई हैं और हम 12 शहरों में अपनी टीम्स इस तरीके से अभी इस्टेब्लिश करने का काम कर रहे हैं। तो आप समझिए कि करीबन 160 से ज़्यादा लोग, 160-180 के आसपास लोग जो है केवल जर्नलिस्ट होंगे हमारे यहाँ। अब ये क्या कर रहे हैं, आपने जो खबर डाली वो लेके पहुंच जाएंगे किसी डिसीजन मेकर के पास, रेलिवेंट डिसीजन मेकर के पास। अगर म्यूनिसिपल इशू है तो म्यूनिसिपैलिटी के पास, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है तो पुलिस वालों के पास, हेल्थ का इशू है तो उसी तरीके से हेल्थ वालों, तो कहीं पे भी ये पहुंच जाएंगे और वहां जाके आपके बिहाफ पे अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे। राइट। और हम लोगों को ये भी इनवाइट कर रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि पब्लिक ओपिनियन ये पर्टिकुलर टॉपिक पे क्या है, हमारे से वो टॉपिक शेयर कीजिए। हमारी टीम जाएगी सड़क पे और लोगों से जाके, जो भी उसकी राइट टारगेट ऑडियंस होगी, उनसे जाके पूछेगी, कभी स्टूडेंट से, कभी जो रेगुलर लोग सड़क पे कम्यूट कर रहे हैं उन लोगों से, किसी से भी जाके वो सवाल पूछेगी। ओके फिर से पॉडकास्ट ही सवाल है। पहला सवाल ये है कि मतलब मैंने आपसे ये पूछा कि आपको 0 से 1000 तक ग्रोथ कैसे मिली। इसी तरीके से तो आपने कहा कि हमने पॉलिटिशियंस को लाया प्लेटफॉर्म पर एटसेट्रा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो लोग ने अग्री क्यों किया? हाँ ओके मतलब उनके लिए क्या है इसमें? बहुत अच्छा। पहला सवाल ये, ठीक है, ये सवाल आंसर कीजिए फिर मैं आपको बता दूं। तो ये क्लियर था कि प्लेटफॉर्म पे इस समय कुछ नहीं था जी, लोग ही नहीं थे और नेता को तो भीड़ चाहिए जी, भीड़ हम ला नहीं सकते थे, बट एक अच्छी चर्चा हो सकती है और ये वीडियोस बाद में धीरे धीरे अपने आप वायरल हो सकते हैं। राइट, उसकी पॉसिबिलिटी थी। हमने सीनियर जर्नलिस्ट लिए, वो हमारे को तो नहीं जानते कि खुलके क्या है, वो खुलके का नाम उन्होंने कभी सुना ही नहीं, लेकिन वो उस सीनियर जर्नलिस्ट को जानते हैं। वो स्मिता गुप्ता हो पॉलिटिक्स के एरिया में, या पल्लव बागला हों साइंस के एरिया में, या मनोज रघुवंशी हों जिन्होंने जनरली बहुत सारी पॉलिटिक्स, जैसे आपकी कश्मीर फाइल्स बनी उसमें जो बिट्टा कराटे का इंटरव्यू है, वो उस ज़माने में न्यूज़ ट्रैक के दिनों में मनोज रघुवंशी जी ने वो इंटरव्यू लिया था। तो ऐसे सीनियर ऑलमोस्ट लेजेंडरी जर्नलिस्ट जो हैं वो हमारे साथ हैं। ये टेस्ट फेज था हमारा, हमने लॉन्च नहीं किया था, हमने लॉन्च तो अभी कुछ दिनों पहले ही किया है।
ये टेस्ट फेज था, बिकॉज हम देखिए भारत में कभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसी गहराई के साथ बना ही नहीं था, तो हमारे को तो बहुत कुछ टेस्ट करना था। कंटेंट टेक्नोलॉजी के अलावा हमारे को कंटेंट भी टेस्ट करना था कि कंटेंट किस टाइप का हो, कहाँ इंटरैक्टिविटी ठीक है, कहाँ जैसे आपके पॉडकास्ट वगैरह होते हैं, रिकॉर्ड हो गए और उसके बाद आपने उसको डाल दिया और लोगों की उस पर इंटरैक्टिविटी चल रही है, उस टाइप का कंटेंट कहाँ बेटर रहेगा। क्योंकि हर जगह टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है, कहीं पे टेक्नोलॉजी तो आप एम्प्लॉय कर रहे हैं लेकिन उसके यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो लाइव इंटरैक्टिविटी नहीं करनी तो फिर लाइव शो मत कीजिए, रिकॉर्डेड कर लीजिए। तो हमारे को ऐसे बहुत सारी चीज़ें टेस्ट करनी थी। फिर जैसे आपने कहा कि पहले 1000 लोग कैसे आएंगे, उसके लिए जो मार्केटिंग करनी थी, यूज़र बिहेवियर देखना था, तो हमने करीबन 1.5 साल आराम से इस पर काम किया। और ये काम करने के बाद हमने फाइनली, जब हमें लगा कि अब काफ़ी पकड़ आ गई है, क्योंकि हमने कभी सोशल मीडिया चलाया नहीं था, हमने यूज़ किया था, तो वो चलाने के लिए जो एक हमारे को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस चाहिए था, वो हमने वो समय निकाला। और वो समय निकालने के बाद जो है हमने अब इसको लॉन्च किया। तो उस समय में केवल टेस्ट फेज में ये सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं ये अप्रोच करते थे गेस्ट को, और वो गेस्ट आते थे और एक बढ़िया अच्छी खुले माहौल में वो आराम से अपनी बातें रखते थे। जर्नलिस्ट ने अग्री क्यों किया? जर्नलिस्ट ने अग्री इसलिए किया क्योंकि आई प्रॉमिस देम वन थिंग, फ्री स्पीच। ओके। प्लेटफॉर्म का नाम है खुल के, अरे बोल खुल के, रिस्पॉन्सिबली बात करना, कानून मत तोड़ना। लेकिन मैं आपके एडिटोरियल इश्यूज में कभी नहीं आऊँगा। और आज तक का मेरे ख्याल से कभी भी इंडिपेंडेंटली अगर हमारी टीम से अगर बात करें, कोई भी कंटेंट क्रिएटर हो, वो हमारे साथ जुड़े हुए हों या हमारे साथ जुड़े हुए ना भी हों, मैंने आज तक कभी जाके किसी से ये नहीं कहा कि नहीं आप ऐसा ही कंटेंट चलाइए। ओके। अगर मुझे लगेगा कि प्लेटफॉर्म में थोड़ा और बैलेंस चाहिए तो हम किसी और को भी इनवाइट कर लेंगे कि जिनका उस पर्टिकुलर एरिया में जो एड्रेस नहीं हो पा रहा है, उस एरिया में इंटरेस्ट हो, तो अपने आप वो एरिया भर जाएगा। तो हम लेकिन इंडिविजुअल को जाके रोकें टोकें, मुझे लगता है कि एज ए प्लेटफॉर्म बहुत गलत अप्रोच है। आपको लग रहा है कि ये इंस्टाग्राम और एक्स पर हो रहा है कि अगर लोग खुल के बात करें तो फिर उन्हें रोका जाता है? बिल्कुल हो रहा है ये। कौन रोकता है? प्लेटफॉर्म। मतलब मार्क ज़करबर्ग और इलॉन बैठकर वहाँ शायद आपको कुछ चीज़ें बोलने नहीं दे रहे। कम्युनिटी गाइडलाइंस जो होती हैं जी। उसमें कम्युनिटी को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए गाइडलाइन के पीछे, और वो भी गाइडलाइन इंडिविजुअल आइडियोलॉजी से रिलेटेड हो। आप डेमोक्रेसी में हैं, आप इलेक्शन वाले दिन जाकर एक बटन ज़रूर दबाएंगे, लेकिन आपकी पर्सनल चॉइस को अगर आप अपने बिजनेस पे भी लादना शुरू कर देंगे तो मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत तरीका है बिजनेस करने का। ऐसा तो हमारे MBA कॉलेजेस में भी ऐसा कभी सिखाया नहीं गया। एक और एंगल है यहाँ इसी से रिलेटेड कि सोशल मीडिया आपकी साइकोलॉजी को भी अफेक्ट करता है बहुत ज़्यादा एल्गोरिदम्स के थ्रू। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि जो अमेरिकन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर है, एक्स, रेडिट, जो भी, वो भी आपके साइकोलॉजी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहे हैं। आपको पता नहीं चल रहा, आप हर दिन यूज़ कर रहे हो, पर एक्चुअली आपका दिमाग पूरी तरह से बदल रहा है क्योंकि आपके सोच विचार बदल रहे हैं। शायद ये आपकी कोर इंटेंशन है एक भारतीय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए, कि आप भारत को साइकोलॉजिकली एक अच्छी डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। मैं भारत को साइकोलॉजिकली उसके खुद के ऑब्जेक्टिव के डायरेक्शन में लेके जाना चाहता हूँ। मैं ये नहीं डिफाइन करना चाहता हूँ कि आपका ऑब्जेक्टिव ये है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, वो इंडिविजुअल हो सकता है जी, वो कम्युनिटी हो सकता है, वो उसका दायरा बढ़ाते हुए इवेंचुअली नेशनल हो सकता है, लेकिन वो आप तय कीजिए। क्या है भारत का ऑब्जेक्टिव सर? मैं नहीं जानता, वो तो भारतीय कलेक्टिवली तय करेंगे। मैं ये कहता हूँ कि लेकिन चर्चा आपकी ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए। मतलब आपने एक प्लेटफॉर्म दे दिया। बस प्लेटफॉर्म दे दिया, हमारा काम उतना ही है इन दी एंड। तो जी, ओके। तो आपने नोटिस भी किया होगा कि जितने भी आपके यूजर्स हैं वो नेचुरली कैसे बिहेव कर रहे हैं। हाँ जी जी। मतलब किन डायरेक्शन में चले जा रहे हैं, क्योंकि एज अ यूट्यूबर मैं सिर्फ उन टॉपिक्स पर पॉडकास्ट बनाता हूँ जहाँ मुझे लगता है कि हाँ ये टॉपिक में लोगों का इंटरेस्ट होगा। जैसे कि बहुत सारे लोगों को आजकल क्लाइमेट चेंज, सस्टेनेबिलिटी के बारे में नहीं सुनना है। सही बात ट्रू, है। मुझे बात करनी है पर लोगों को नहीं सुनना है। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स है, डीप स्पिरिचुअलिटी, ये वो, पर दैट्स व्हाई आई एम लिमिटेड एंड आई प्ले इट टू द ऑडियंस। जो ऑडियंस को सुनना है मैं उन टॉपिक्स से रिलेटेड चीज़ें के बारे में बात करता हूँ। आपने क्या देखा है भारत के बारे में? राइट। तो ऐसा समझ में आता है कि इंडियंस ऑलरेडी जो इंटरनेट पे वीडियोस देख रहे हैं उसमें घंटा भर वो निकालते हैं इंफॉर्मेशन में, एजुकेशन में और एंटरटेनमेंट में।
ये आज की तारीख में पब्लिक डेटा है। तो ये तो क्लियर है कि ऐसा नहीं है कि भारतीयों को, हाँ, कितना हैवी और कितना लाइट, तो ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस हैं। किसी को बड़ा हैवी सुनना है, किसी और बहुत बड़ी मात्रा में लोगों को थोड़ा लाइटर कंटेंट ही सुनना है जी। बट ये नेचुरल ही है। इसी तरीके से सारी दुनिया चलती है। अगर सभी को डीप स्पिरिचुअलिटी में इंटरेस्ट आ जाए तो फिर सारे के सारे निर्वाण की ओर चलना शुरू कर देंगे। इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत कम लोगों को हमेशा इसमें इंटरेस्ट आने वाला है। ठीक, हमारे प्लेटफॉर्म पे अब जब ये लॉन्च किया है, खास करके मेरा ख्याल है कुछ 1000 वीडियोस लोगों ने ऑलरेडी अपलोड किए होंगे शॉर्ट्स में। वो शॉर्ट वीडियोस में हम देखते हैं कि फिर भी 5-10 लोग ऐसे निकल जाएंगे जो कि स्लीज, क्रिंज, बिना मतलब का कोई कंटेंट जो है वो अपलोड करते हैं। तो हम उसको अभी ट्रैक कर रहे हैं, उनका बिहेवियर देख रहे हैं और उसके हिसाब से अपने प्लेटफॉर्म पे उसको कैलिब्रेट कर रहे हैं। एल्गोरिदम हम कम से कम रखना चाहते हैं, बिकॉज एल्गोरिदम बेनिफिशियल तो होना चाहिए था भी ओरिजिनली, बट वो फिर उसमें लॉक हो गया। एल्गोरिदम तो लॉजिक पे काम कर रहा है, अभी वो लॉजिक निकला नहीं है, उस पर वर्क चल रहा होगा कहीं ना कहीं, क्योंकि ये प्रॉब्लम बन गई है कि आप एज ए यूज़र उस कंटेंट के अंदर लॉक हो रहे हैं और फिर वो प्लेटफॉर्म बार बार उसी टाइप का कंटेंट आपको थ्रो कर रहा है। और स्पेशली जो शॉर्ट वीडियोस होते हैं उसमें ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बिकॉज आपका जो नेक्स्ट वीडियो आप देखने वाले हो उसमें आपकी चॉइस नहीं होती। तो वो जिस एल्गोरिज्म के थ्रू भी आपके सामने आ गया एंड बाय द टाइम यू रिएक्टेड कि अरे ये क्या है, और वो कुछ सेकेंड्स तो सिस्टम ने पकड़ लिए, अब सिस्टम के हिसाब से आपको ये कंटेंट पसंद है। ओके, इसे ज़्यादा गहराई से समझने के लिए मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। एक छोटी सी गेम खेलेंगे हम। गेम ये है कि मैं आपको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बता दूंगा, आप उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स या बैड चीज़ों के बारे में बताइए। इंस्टाग्राम, ग्लैमर एंड ओनली ग्लैमर मेनली। मतलब लोग ग्लैमर को बेच रहे हैं लोग ग्लैमर को बेच रहे हैं, रियल लाइफ नहीं है वहाँ। और उस झंझट में झूठ बोलते हैं। झूठ बोलते हैं। ओके, पूरी लाइफ को दिखाते नहीं, ये इसका नेगेटिव फैक्टर है। और कुछ? मैं उस प्लेटफॉर्म पे मैंने बहुत ज़्यादा नेगेटिव ऐसे नहीं देखा है। ओके, इंस्टाग्राम शायद पॉजिटिव प्लेटफॉर्म। मैं पॉजिटिविटी भी है। ओके, एक्स। Trolling, instigating violence, extremely political, poisonous. I think, everything that should not be there is there on that. ओके, लोग ये कहते हैं कि इलॉन मस्क सैटानिक है। मैं नहीं कह रहा हूँ, लोग कहते हैं। I think he's a brilliant person. I don't know what his personal thought process is like, but I do see a lot of brilliance in him. I do see that if he had a choice and a feasible method, he might want to change things. शायद उन्होंने इसलिए एक्स को खरीदा है क्योंकि जो आप कह रहे हो कि पॉलिटिकल है, पॉइजनस है, ये ट्विटर है, इसे लोग ट्विटर यूज़ नहीं करते थे। शायद ये उनकी इंटेंशन है कि इसे बदले और एक कमर्शियल प्लेटफॉर्म तो में। अभी बदलने के बाद तो मैंने जो देखा है वो ये है कि इट इज़ रिस्पॉन्डिंग मोर टू द यूएस पॉलिटिक्स। मतलब प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जो आने वाले हैं जी। अभी, वी सी के अभी वहाँ पर कार्लसन टकर की कॉन्वर्जेशंस चल रहे हैं। वो एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता है। तो वो मुझे जो दिखाई दिया कम से कम एक्शन में, वो ये है कि पहले जो ट्विटर एक्स था वो बड़ा लेफ्ट ओरिएंटेड हुआ करता था, और अब इलॉन के टेक ओवर के बाद जो है वो काफ़ी राइट विंग की तरफ उसको पुश करने का एक प्रयास चल रहा है। क्योंकि उन्हें, और वो अमेरिकन राइट विंग, मतलब उन्हें एक सेंट्रिस्ट प्लेटफॉर्म बनाना है या राइट विंग प्लेटफॉर्म बनाना है। एफर्ट देखते हुए तो सेंट्रिस्ट अप्रोच मुझे अभी तक नहीं दिखी है। ओके ओके, आप एक्शंस, मतलब आई गो बाय एक्शंस, आई डोंट गो बाय द स्टेटमेंट्स दैट पीपल मेक। बहुत सारे जो उसमें एल्गोरिदम्स हैं, शैडो बैनिंग है एट्सेट्रा, वो अभी तक रिमूव नहीं हुई है। एंड ही हैज़ गॉन ऑन रिकॉर्ड एंड सेड कि इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम ऑल्सो टू अंडरस्टैंड द एल्गोरिदम ऑफ ट्विटर, राइट? ही हैज़ ट्वीटेड अबाउट इट। सो that is literally like, raising your hands and saying that there is not much that can be done about it. मतलब वो शिप इतनी बड़ी है कि अब उसे ज़्यादा बदल नहीं सकते, मुश्किल, क्योंकि इतने सारे लोग यूज़ कर रहे हैं ट्विटर को। तो ट्विटर का नेचर ऐसा ही रहने वाला है। बहुत डिफिकल्ट लगता है मुझे उसका नेचर चेंज होना। अगर कहीं पे एक बार बन जाए और लोग उसी के लिए वहाँ पे जा रहे हैं, वो सिचुएशन को चेंज करना कि इसका नाम और बाकी सब कुछ जो है वो वही रहेगा,
लोग वही रहेंगे, लेकिन यहाँ पे वो भजन कीर्तन करेंगे, ऐसा मेरे को चांसेस जो हैं बड़े डिफिकल्ट लगते हैं। ओके, जैसे कि डेक्कन चार्जर्स में एक फील होती थी जो एसआरएच में शायद नहीं है। सॉरी एसआरएच फैन, बट डेक्कन चार्जर्स में फील होती थी यार। एनीवे, जी। ओके, लिंक्डइन वेरी प्रोफेशनल, लॉट ऑफ यूटिलिटी, थोड़ा ज्ञानी अप्रोच जरूर होती है हर चीज़ में, टॉप 10 थिंग्स आई लर्न टाइप्स कि रुक भाई मैं समझाता हूँ, हाँ, वो वाली वाइब है। हाँ। ओके, तो हर कोई वो एक अपनी प्रोफेशनल वन अपमैनशिप शो करना चाहता है, बट स्टिल कंपैरेटिवली वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव प्लेटफॉर्म्स, और बहुत ब्यूटीफुली उसमें रेवेन्यू मॉडल पिरोया हुआ है। सो इट इज़ अ कंप्लीट बिजनेस इन दैट सेंस। क्या है रेवेन्यू मॉडल? आप जब रिक्रूटमेंट के लिए जाते हैं तो यू हैव टू पे देम कि टू गेट द राइट सीवीज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। प्लस अगर मैं अपना अकाउंट अगर प्रमोट करना चाहता हूँ जी, तो मैं उसमें प्रीमियम मॉडल में चले जाता हूँ, राइट? तो फिर इट गिव्स मी बेटर एक्सेस टू लॉट ऑफ पीपल, प्रेजेंट्स मी इन अ बेटर वे एट्सेट्रा। सो अपने आप में क्यों पर्पस जब होता है तो बिजनेस बन जाता है, जब पर्पस नहीं होता है तो फिर बिजनेस बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और ये प्रॉब्लम नियरली ऑल अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैव। दैट्स द रीजन आई सेड कि इंस्टा के बारे में मेरे पास बहुत नेगेटिव बोलने के लिए नहीं है। वहाँ पे लाइव कॉमर्स होता था, तो अगर रणवीर की शर्ट बड़ी अच्छी लग रही है, आप खरीदना चाहते हो तो आप खरीद सकते हैं, राइट? सो आई थिंक अगेन अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म। ओके, कौन सा प्लेटफॉर्म बचे? रेडिट? रेडिट इज वंडरफुल, वंडरफुल, वाओ। इट शोज के कम्युनिटीज बन सकती हैं और लोग मतलब की बातों पे बहुत सारी चर्चा कर सकते हैं। डैंक मीमर स्पॉटेड? आप डैंक मीमर हो? नहीं, मैं डैंक मीमर नहीं हूँ। anyway, मैंने रेडिट बहुत लिमिटेड यूज़ किया है वैसे, Okay. लेकिन मैंने उसकी जो यूज़ केसेस देखे हैं जी, वो एंटरटेनमेंट पे भी। मैंने कोई सीरियल डिस्कस हो रहा है, उस पर उनकी कोई चर्चाएं चल रही हैं, तो ठीक है ना, थोड़ा सा मैं अगर अपनी ऐसे शौकों पे अगर आपने निकाला, किसी को समझिए कि OTT प्लेटफॉर्म्स पे कोई सीरीज चल रही है और वो डिस्कस करनी है, तो मैं भी OTT प्लेटफॉर्म्स अपने फ्री टाइम पे एंजॉय करने की कोशिश करता हूँ। मज़ा आता है मुझे। कुछ मेरे लाइक ये जो खास करके जो फैंटेसी एरिया है, मतलब I must have seen Harry Potter at least 50 times, all of them, I must have seen Lord of the Rings at least 50 times. और मैं 50 times इसलिए देख पाता हूँ कि मैं हर बार देखने के बाद बिल्कुल भूल सकता हूँ, Okay. राइट? तो अगर उस पर लेकिन अगर कहीं डिस्कशन चल रहा है कोई इंटरेस्टिंग और 4 बातें अगर मुझे लिखनी है तो आई बी वेरी हैप्पी टू जॉइन सच कम्युनिटीज। तो सोशल नेटवर्क अगर उसका होता है तो या आई एम वेरी हैप्पी डूइंग समथिंग लाइक दैट। जितने भारतीय सोशल नेटवर्क्स हैं, मौज, शेयर चैट, टकाटक, जो बेसिकली टिकटॉक क्लोन्स थे, आई डोंट नो व्हाट्स अप विद देम, क्योंकि एक ज़माना था जहाँ बहुत सारे लोग उन्हें यूज़ कर रहे थे शायद टिकटॉक के बैन के बाद, जी। पर आज उनका क्या हो रहा है? तो वो ज़्यादातर तो मैंने खैर देखे नहीं है, आई बी वेरी फ्रैंक विद यू, बट बनाते समय हमने एक झलक सबकी देखी थी। तो आई थिंक आई फर्स्टली रिस्पेक्ट, आई डोंट वांट टू बी हर्टफुल टू एनीबडी, आई रिस्पेक्ट द फैक्ट कि ये सब लोग आगे आए और उन्होंने इंडिया के लिए कुछ प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश की। बट जैसे आपने कहा कि वो टिकटॉक के जाने के बाद आए थे, तो वो कल्चर कहीं कंटिन्यू हो गया और वो उस वजह से अगर लोग आ भी जाते हैं भारी मात्रा में तो बिजनेस बनाना बड़ा मुश्किल होता है। तो मैं ऐसे कई प्लेटफॉर्म्स के बारे में जानता हूँ जिन पे मैं पब्लिकली कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज एवरीबडी शुड हैव देयर फाइटिंग चांस एंड मे बी दे आर फेसिंग डिफिकल्टीज टुडे, बट आई एम श्योर दे विल अप्लाई देयर माइंड एंड कम आउट विद सम इंटरेस्टिंग सोल्यूशन। मतलब उनके लिए भी ग्रोथ पोटेंशियल है भारत में? ग्रोथ पोटेंशियल हो सकता है अगर वो मेरे ख्याल से यूज केसेस पे वर्क करें तो। ओके, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग एज अ सोशल मीडिया प्रोफेशनल जितने भी टिकटॉक के यूजर्स थे मोस्टली अभी इंस्टाग्राम पर आ गए, जी, क्योंकि इंस्टाग्राम का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना पावरफुल है। बेसिकली वो इतने ज़्यादा अमीर है। That's the core ये इंस्टाग्राम logic. के लिए अच्छी न्यूज़ नहीं है। क्यों? बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट जो फिर भी एक हद तक कंट्रोल्ड है इंस्टाग्राम पे, वो धीरे धीरे गिरना शुरू हो जाएगा। ओके, और एक बार वो कंटेंट गिरना शुरू होगा तो आप देखेंगे कि फिर यूजर्स स्टार्ट डिसएंगेजिंग, एडवर्टाइजर्स विल फाइंड लेसर स्पेस टू एडवर्टाइज। तो जो उसका एक बना बनाया अच्छा इकोसिस्टम है वो फिर ब्रेक होना शुरू हो जाएगा उससे। ओके। क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ये डिसाइड करते हैं कि इस क्रिएटर को ज़्यादा बूस्ट करेंगे या उस क्रिएटर को कम बूस्ट करेंगे? तो जहाँ तक मैं समझता हूँ कि
मुझे क्योंकि जब हमने खुल के शुरू किया था और ये लॉन्ग फॉर्म वीडियो फॉर्मेट से हम एक्सपेरिमेंट हमने अपना शुरू किया और शॉर्ट फॉर्म कंटेंट तब आया नहीं था, माइक्रो ब्लॉगिंग थी, लेकिन जब तक यूजर्स नहीं बढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको एक्शन कम दिखता है। तो कुछ प्लेटफॉर्म्स को ऐसा लगा कि शायद हम कंटेंट क्रिएटर्स हैं, तो उन्होंने हमारे को अप्रोच किया कि हम अपने आप को उनके प्लेटफॉर्म पे प्रमोट कर सकते हैं। When they realize कि we are going to be a platform by ourselves, so that is when they disengage with us. तो वो टाइम पे जो हमारे डिस्कशंस हुए थे उससे मुझे ये क्लियर है कि डेफिनेटली दे मेक अ चॉइस कि ये कंटेंट इंटरेस्टिंग है, ये पकड़ सकता है और वो उसको पुश करते हैं। मैं मानता हूँ कि सारे प्लेटफॉर्म्स बूस्ट करते हैं, सारे प्लेटफॉर्म्स के फेवरेट क्रिएटर्स होते हैं और उसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। मुझे लगता है कि अगर आप उसको रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से जब देख रहे हैं, बिजनेस बना रहे हैं आप, और आपको लगता है कि ये कंटेंट बहुत लोगों के साथ जुड़ेगा, तो उसको आप मेरिट को ही पुश कर रहे हैं, तो मेरिट को पुश करने में कोई हर्जा नहीं है। मतलब बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स रोते हैं कि यार मुझे बूस्ट क्यों नहीं मिल रहे। मेरा भी एक फेज़ ऐसा था बहुत पहले, जहाँ मुझे लगा कि मैं बहुत यूजफुल कंटेंट बना रहा हूँ पर लोग इतना ज़्यादा देख रहे नहीं। पर ये मैं मानता हूँ कि प्लेटफॉर्म की गलती नहीं है, कंटेंट क्रिएटर की गलती है। समझो कि प्लेटफॉर्म को क्या चाहिए, समझो कि ऑडियंस को क्या चाहिए, उस हिसाब से कंटेंट बनाओ, ना कि कुछ भी कंटेंट बनाकर फिर आप रोने लगो कि नहीं यार मुझे एल्गोरिदम बूस्ट क्यों नहीं कर रहा। बिल्कुल, प्लेटफॉर्म डेफिनेटली कुछ कंटेंट क्रिएटर्स को पिक करता है और कहता है कि हाँ आपको व्यूज़ मिलेंगे। सही बात है। तो उसमें भी जैसे आप चॉइसेस अगर देखेंगे तो कंटेंट क्रिएटर को अपनी चॉइसेस डेफिनेटली अपना माइंड अप्लाई करना पड़ता है, अपनी चॉइसेस क्लियर रखनी पड़ती हैं और कुछ लाइंस खुद ड्रॉ करनी पड़ती हैं कि हम ये लाइन क्रॉस नहीं करेंगे। जैसे मैंने आपके शो पे हूँ, मैं आप ही की अगर बात करूँ तो आपने अपनी एक सीमा बना के रखी है। कल मैं किसी एक स्पिरिचुअल व्यक्ति के साथ था तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया, क्योंकि नदी दो तटों के बीच में चलती है, अपनी मर्यादा क्रॉस नहीं करती। जो नदी अपनी मर्यादा क्रॉस नहीं करती और दो तटों के बीच में चलती है वो समंदर से मिल जाती है, वरना वो बिखर जाती है और वहीं कहीं सूख जाती है। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपको अपना एक दायरा बनाना पड़ता है एंड यू से कि मैं स्लीजी क्रिंज कंटेंट की तरफ नहीं जाऊंगा, मैं लोगों को इसमें भी मज़ा आता है, मैं ये वाला मज़ा दूंगा। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पीयूष सर बस यही थी आज की कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच रणवीर, इट वाज रियली नाइस टू बी हियर विद यू एंड यू आर एन अमेजिंग कॉन्वर्सेशनिस्ट। राइट बैक एट यू। सो थैंक यू सर, बहुत कुछ सीखा, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट कि आप देश के लिए कुछ कर रहे हो। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स मिले, बहुत कम एक्चुअली देश के लिए कुछ कर रहे हैं, और आप में वो वाली इमोशन डेफिनेटली फील हो जाती है। आई एम श्योर कि लोगों को भी फील हुई है। थोड़ा सा डरा दिया आप लोगों को सोशल मीडिया को लेकर पर डर की भी ज़रूरत होती है, इसलिए दोस्तों के साथ ये वाला पॉडकास्ट शेयर कीजिए। पीयूष सर, वी विल सी यू सून। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट। जैसे कि मैंने शो में कहा, प्लीज़ भारतीय एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट कीजिए। बहुत सारे एंटरप्रेन्योरशिप स्टोरीज हम लेकर आएंगे TRS पर। अगर आप इन स्टोरीज को देखोगे तो एज अ यूट्यूबर मेरी मेंटालिटी ये रहती है कि यार अगर एक जॉनर पर व्यूज़ आएंगे तो उस जॉनर के एपिसोड्स में ज़्यादा बनाऊंगा। अगर आपको और भी बिजनेस एपिसोड्स देखने तो ये वाला एपिसोड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ऑनेस्टली हमें व्यूज़ दिखाइए। अगर इस एपिसोड पर व्यूज़ आ गए, ऑब्वियसली हम ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स को लाएंगे TRS पर। एंटरप्रेन्योर से बहुत कुछ सीख सकते हो आप देश में जहां भी बैठे हो। अगर आपको ऐसे एपिसोड्स मिल गए ना, आपको बिजनेस मेंटरशिप भी मिल जाती है। प्लीज जाकर खुल के आपको सपोर्ट कीजिए। बहुत ही बढ़िया भारतीय टेक स्टोरी है ये। आई एम फुल्ली सपोर्टिंग इट, वांट यू गाइस टू सपोर्ट इट एज वेल। पीयूष भाई को सपोर्ट कीजिए, उनके हैंडल्स मैंने लिंक कर दिया डाउन बिलो। और ये बताइए कि और कौन से भारतीय एंटरप्रेन्योर्स को आप TRS पर देखना चाहोगे। लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल एंड जय हिंद।